गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं राघवेंद्र और हम फिर से मिल रहे हैं एक हमारी नई वीडियो लेक्चर में, जो है एक वीडियो सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आईसीएसई बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं हम लोग किसमें, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। राइट। अब आपके प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में ज्यादा समय बचा नहीं है और हम लोग ने काफी चैप्टर्स अब कर भी लिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने जब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको लग गया होगा कि आखिर आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन हो कितनी गई है ना। अगर नहीं भी हुई है तो आपको कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इससे आपको क्या पता चल गया कि आपकी माइन्यूट प्लेसेस कहाँ हैं जहाँ पे आपकी गलतियां हो रही हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि भाई जहां जहां गलतियां हुई हैं वहां वहां पे आप क्या करिए कि आप बुक्स को वापस से खोलिए, बुक्स को देखिए कि आखिर आपको कुछ आ क्यों नहीं रहा है। ठीक है। और नहीं आएगा, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या करिए आप, मान लीजिए कोई एक चैप्टर है एग्रीकल्चर का, कोई एक टॉपिक है जो नहीं समझ आया, तो आप क्या करिए, आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि भाई ये टॉपिक हमको नहीं आया। तो हम क्या करें, उस पर एक शॉर्ट वीडियो ले आएंगे या वन शॉर्ट वीडियो अभी थ्योरी का आएगा ही आएगा, जो हर चैप्टर के ऊपर होगा। राइट। तो आपको कभी कोई अब प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों? हम आपको ज्योग्राफी में क्या लेके आने वाले हैं, हम आपकी मदद करेंगे एक बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने का, जो है 100। क्योंकि ये हमारी कौन सी मार्क्स सीरीज चल रही है, 100 मार्क्स सीरीज चल रही है। राइट। जिसमें हम आपको पूरी पूरी मतलब ऐसी मदद करेंगे कि आप क्या करो, 100 के एकदम पास आ सको या फिर 100 ही लेके आ जाओ, है ना। क्योंकि यही हमारी 100 मार्क्स सीरीज है और इसका मेन मोटिव यही है कि आप कैसे फुल आए ज्योग्राफी में। राइट। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। तो हम लोग ने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं ज्यादातर। अब कुछ चैप्टर्स जो बचे हैं उनमें से एक चैप्टर है कौन सा, आपका इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है। देखिए इंडस्ट्रीज इन इंडिया की बात करें तो देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, प्लस आपके सिलेबस में जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। राइट। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है वो भी हम लोग बाद में सब पढ़ेंगे, अभी सब सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है। आपका कोई भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाएगा। राइट। आपका सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और अभी ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर अभी हम लोग इस पर थ्योरी लेके आएंगे वन शॉट वीडियो में, जिसमें हम 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी फिर एकदम एकदम ज्योग्राफी एकदम टिप पे हो जाएगी। ठीक है। आपको बस क्या करना पड़ेगा, यही वीडियो 2-3 बार देखनी पड़ेगी और आप जाके प्री बोर्ड दीजिए, बोर्ड दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज इन इंडिया, क्या होता है इंडस्ट्रीज। देखिए, अगर हम शुरू करने से पहले थोड़ी थ्योरी जाने तो इंडस्ट्रीज क्या है। देखिए, अगर हम देखें कि अगर आपके पास कोई भी रॉ मटेरियल है या फिर अगर आपकी कोई इकोनॉमी है या आपका, आप अपना घर ही देख लीजिए एक तरीके से। ठीक है। तो आप अपने घर में देखेंगे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो भाई किसी ना किसी इंडस्ट्री से लिंक ना हो, मतलब किसी ना किसी बाहर की फैक्ट्री से लिंक ना हो। अगर आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप अगर क्या कहते हो, अब बैठ के बिस्किट भी खा रहे हो तो बिस्किट क्या होगा, किसी ना किसी इंडस्ट्री से बन के आ रहा होगा। राइट। अगर आप बैठ के कपड़े पहन रहे हो, कपड़े पहने हो तो कपड़े भी क्या है, किसी ना किसी इंडस्ट्री से आ रहा है। ठीक है। अगर आप बैठ के क्या कहते हैं, आयरन का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कहते हैं, आपके घर में अलमीराज होंगी। राइट। तो वो क्या है, वो भी किसी ना किसी इंडस्ट्री से आ रहा है। तो इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंडस्ट्रीज का मेन काम क्या है, इंडस्ट्रीज का मेन काम ये है कि भाई रॉ मटेरियल कहीं से कच्चा माल आए, उसको हम क्या करें, उसकी वैल्यू चेंज करें और उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में बना दें। जैसे कि अगर एक जगह से कॉटन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉटन आ रहा है। ठीक है, कॉटन, और ये आपकी क्या है, इंडस्ट्री। और यहां से क्या बन के आ रहा है, वो आपके लिए एक शर्ट बना रहा है। तो क्या है, ये आपका क्या हो गया, इंडस्ट्रीज का काम हो गया। कॉटन रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में आया और इंडस्ट्री ने क्या किया, उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में बना दिया। तो इंडस्ट्री का मेन काम क्या है, इंडस्ट्री का मेन काम यही है कि वो रॉ मटेरियल को या कोई भी ऐसा सामान जो उसमें आ रहा है उसकी वैल्यू को चेंज करेगा, वैल्यू को इनहेंस करेगा, वैल्यू मतलब प्राइस बढ़ा देगा एक तरीके से, और उसको आपको कंज्यूमर के लिए भेज देगा। तो यही काम होता है किसका, इंडस्ट्रीज का। अब हमारे चैप्टर में क्या है, हमारे चैप्टर में हमारे सिलेबस में है एग्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, वो इंडस्ट्रीज जो एक तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होंगी। अभी हम लोग आगे सब पढ़ेंगे। ठीक, क्यों, एग्रो से आपका एग्रीकल्चर आ गया, इंडस्ट्रीज क्या होती है आपको भी पता चल गया। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें तो अब देखो कॉटन, कॉटन इंडस्ट्री जो अभी हम लोग देख रहे थे, कॉटन इंडस्ट्री को तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ते हैं। हम लोग ने पढ़ा था लास्ट एग्रीकल्चर चैप्टर में, एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा था ना कि टेक्सटाइल में कौन कौन आता है, आपके टेक्सटाइल में फाइबर्स जो आते हैं, फाइबर्स आते हैं कौन से, कॉटन, जूट, है ना। तो वहां से आए हैं। तो अगर हम बात करें कि इंडिया में कॉटन हो गया, शुगर हो गया, तो शुगर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे है, शुगर इंडस्ट्रीज भी कई जगह पे है। ठीक है। तो ये मैप देखा जाए अगर मान लीजिए, तो ये मैप क्या है, यहाँ पे मुजफ्फरनगर में कौन सी इंडस्ट्री है, एक आप कह सकते हैं शुगर इंडस्ट्रीज है। ठीक है। बलरामपुर में शुगर इंडस्ट्री है। कानपुर में हमारे कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। आपको पता ही है कि कानपुर को मैनचेस्टर बोला जाता है ना।
तो मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर वहां से आया है, ये लंदन का वर्ड है। मैनचेस्टर इज फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। तो इंडिया में भी कौन फेमस है, कानपुर। अहमदाबाद भी फेमस है, अहमदाबाद को भी टेक्स्ट वो बोलते हैं मैनचेस्टर, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, तो अगर और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं तो अभी हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में अभी आगे फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। ठीक है, अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे बिना देरी करें हम लोग पहुंचते हैं। तो मेंशन द पैटर्न ऑफ इकोनॉमी विच इंडिया इज अडॉप्टेड। देखो ये आप लोग ने चैप्टर अपने अगर बुक में पढ़ा होगा तो आप लोग को समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं आया है तो आप देखिए इसको मैं 1 मिनट के अंदर कैसे समझाता हूँ। मतलब ये पूछा गया है कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, बस ये पूछा है ना, कि इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि दो टाइप के सबसे ज्यादा फेमस है, कौन है, एक है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट शो रहा ना, दिख रहा होगा कलर, दूसरा होता है सोशलिस्ट। ये दो फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होते हैं, ठीक है, ये दो तरीके की इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जो बस आप अपने एकदम बेसिक टर्म में समझो, कैपिटलिस्ट का मतलब वो होता है जो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है, ये कहता है कि भाई सारा काम कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है, देखिए जो प्राइवेट कंपनीज होंगी, मान लीजिए कल को एक आपने कंपनी खोल ली और आप क्या है, आप एक प्राइवेट कंपनी के ओनर हो गए। आप एग्जांपल ले लो, प्राइवेट कंपनी में हो गया जैसे टाटा, महिंद्रा, ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट कंपनी, किसी एक आदमी के पास पूरा पैसा है, ठीक है, यह पूरी कंपनी का मालिक है वो। तो कैपिटलिस्ट का मतलब सिंपल एक तरीके से ये समझिए कि ये चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्या करे, पूरे ही इकोनॉमी को कंट्रोल करे। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करे। ठीक है, ये क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करे। तो अब देखो सोशलिस्ट हो या कैपिटलिस्ट हो, दोनों में एक नुकसान है और फायदा भी है। अगर कैपिटलिस्ट में सारा काम प्राइवेट के हाथ में होगा तो याद रखिए प्राइवेट सेक्टर का एक ही काम है, क्या, प्रॉफिट, राइट। वो बस एक चीज देखता है, क्या है, प्रॉफिट। वो ये नहीं देखेगा कि आप गरीब हो अमीर हो, सबके लिए बराबर प्रॉफिट देखेगा वो। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, आप एक मान लीजिए खाने के लिए ब्रेड, ब्रेड का प्राइस 10 रुपए है, आपके पास पैसा, आप अफोर्ड कर लेते हो, मेरे पास पैसा नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कैपिटलिस्ट क्या करेगा, कैपिटलिस्ट का मेन मकसद क्या है, जिसके पास 10 रुपए होंगे वो खरीद लेगा, अगर मैं गरीब हूं तो मैं वो नहीं खरीद सकता। तो बस ये है, यहाँ पे क्या होता है, जो पुअर्स होते हैं उनकी कोई नहीं सुनेगा, है ना। पुअर्स क्या करेंगे, वो भूखे मरना शुरू कर जाएंगे। तो ये होता है क्या, कैपिटलिस्ट के साथ प्रॉब्लम। बट कैपिटलिस्ट के साथ ये क्या है, इसमें प्राइवेट सेक्टर होता है, ये प्रॉफिट लाएगा, प्रॉफिट ज्यादा होने से क्या होगा, देश आगे बढ़ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि भाई कैपिटलिस्ट का एक फायदा तो है क्या, कि देश आगे बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो कि उसका मेन मकसद ही है प्रॉफिट का, जब वो प्रॉफिट कमाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, गवर्नमेंट और खर्चा कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटलिस्ट वाला। सोशलिस्ट में क्या है, सोशलिस्ट में सब कुछ अगर गवर्नमेंट के हाथ में होगा तो भाई इसमें फायदा ये होगा कि अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर अमीर के पास पैसा है तो गरीब जो होगा उसको क्या है, सरकार अपनी तरफ से खाना पहुंचा देगी, कि ये लीजिए आपका खाना। इंडिया में होता है ना कि सरकार खाना देती है, तो वही चीज है। तो अब देखो इसमें क्या है, नुकसान क्या है, इसमें क्या होगा, जो प्राइवेट होंगे, मान लीजिए आपको, आप एक कंपनी खोलना चाहते हो, ठीक है, आप रतन टाटा हो, आपको टाटा कंपनी खोलनी, बट आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप खोल ही नहीं पाओगे एक तरीके से। क्यों, क्योंकि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी सारा हाथ सरकार के हाथ में। ठीक है, अब इंडिया के भाई, इंडिया जब जवाहरलाल नेहरू आए, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर हमने ये किया तो हमारे पास फिर से प्राइवेट सेक्टर आ जाएंगे और वो क्या करेंगे, पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगेंगे। और क्योंकि उस समय 1947 में क्या था, देश एकदम बहुत ही गरीब था, पैसा ही नहीं था देश के पास। ठीक है, तो क्या हुआ, सरकार, और फिर ये हुआ कि सोशलिस्ट अगर पूरी तरीके से बन जाएंगे तब भी दिक्कत है ना। क्यों, क्योंकि प्राइवेट को भी लाना पड़ेगा। क्यों, अगर प्राइवेट आएगी थोड़ी बहुत तो वही तो लोगों को नौकरी प्रोवाइड करेगी, भाई गवर्नमेंट सबको जॉब प्रोवाइड कर नहीं सकती, है ना। तो क्या करेगी, वो प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस होगी, टाटा हो गई, ये आप लोगों को नौकरी देगी। तो प्राइवेट भी जरूरी है, और क्या कहते हैं, सोशलिस्ट भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि इंडिया में गरीब भी बहुत है, अगर सरकार अपना हाथ पीछे ले लेगी तो गरीबों को खाना कौन देगा। तो अब जवाहरलाल नेहरू या बाकी हमारे पॉलिटिशियंस ने क्या किया, इसका एक तोड़ निकाला। क्या तोड़ निकाला, कि ना ही हम कैपिटलिस्ट बनेंगे, ना ही हम सोशल बनेंगे, हम बनेंगे
मिक्स्ड, हम दोनों की प्रॉपर्टीज को ले लेंगे, ठीक है। और इंडिया ने इसी मिक्स इकोनॉमी को क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। इस मिक्स इकोनॉमी में क्या होगा कि गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी कि मान लीजिए वो क्या करेगी, वेलफेयर स्कीम्स लेके आएगी। जैसे मैं हूं, मेरे पास मैं बहुत पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक तरीके से बीपीएल कार्ड बना देगी, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड बना देगी मेरे लिए, और वो मुझे हर महीने कुछ खाना देगी, कुछ भत्ता देगी, मतलब भत्ता मतलब कि अलाउंसेस देगी, बेरोजगारी भत्ता दे देगी मान लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से बोल सकते हैं ये आपका गवर्नमेंट काम करेगा मिक्स इकोनॉमी में, और प्राइवेट कंपनीज भी क्या करेंगे, अपना अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो इंडिया में देखो आपको प्राइवेट कंपनीज भी दिखेंगी खूब, ये टाटाज हो गए, महिंद्राज हो गए, अंबानीज हो गए, बिरलाज हो गए, ठीक। तो ये क्या, ये प्राइवेट कंपनीज भी हैं, ये कैपिटलिस्ट हो गया। गवर्नमेंट अपना काम भी कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, गरीबों के लिए किसान योजना लेके आ रही, फार्मर्स के लिए, गरीबों के लिए हाउस होल्ड मतलब घर बना के दे रही, कच्चा पक्का मकान दे रही, तो क्या है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मिक्स हो गए, तो ये हो गया मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप बुक खोलोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या लिखा हुआ है ना। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं जो इसमें आप समझना हो। तो अगर हम बात करें एग्जांपल्स की बात है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरी तरीके से कौन है, अमेरिका। यूएसए क्या है, यूएस जो है वो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो आपकी चाइना है, ठीक है, रशिया है, रशिया थोड़ी थोड़ी थोड़ी, चाइना भी थोड़ी थोड़ी क्या हो गया, ओपन हो गया, वो भी मिक्स इकोनॉमी की तरफ चला गया, ठीक है। रशिया हो गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये सब क्या है, ये सब सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब बात करें मिक्स इकोनॉमी का है, तो मिक्स इकोनॉमी का एकदम बढ़िया जीता जागता एग्जांपल क्या है, हमारा प्यारा देश भारत, राइट। मिक्स इकोनॉमी बहुत अच्छे से हमारे यहाँ चल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन वन मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए इंडिया में कई तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। वो क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी थ्योरी चैप्टर में ही पढ़ लेंगे। अभी आप क्वेश्चन देखिए, अगर आपको पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है तो उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या होगी ये भी आपको पता होगा। तो पहली चीज क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर बेसिक समझे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें बहुत ही कम लोग, 100 से कम लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसको स्मॉल स्केल बोलेंगे। लार्ज स्केल में क्या होगा, जिसमें बहुत वर्कर्स काम करेंगे, और माइक्रो में आई थिंक 20 या 30 होता है कि 30 मेंबर्स या 20 मेंबर से कम जो लोग काम करेंगे वो माइक्रो होता है, ठीक है। वो भी आप लोग थ्योरी में पढ़ लोगे। बाकी क्या है, अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, ड्यू टू पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस ऑफ द विलेज पीपल, देयर मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन आर आउटडेटेड। देखो मेन प्रॉब्लम क्या है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज्यादातर आपको देखोगे कि पिछड़े एरियाज में बनी होंगी या गाँव में खुली होंगी इंडस्ट्रीज, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो क्या कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होंगी, इनमें जो भी मेथड इस्तेमाल किए जा रहे होंगे वो कैसे होंगे, आउटडेटेड, पुराने मेथड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ठीक है, नए मेथड्स लाने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा पैसा, क्योंकि नए मेथड्स जो होंगे, नई टेक्निक जो होंगी, जो नई मशीन होगी वो कॉस्टली होंगी, ठीक है। आप देखोगे तो कॉस्टली चीजें क्या होंगी, भाई रिच पीपल, शहर के लोग अफोर्ड कर सकते हैं, गांव के लोग कहाँ अफोर्ड करेंगे, तो वही पुराने तरीके से अपना क्या कर रहे हैं, वही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के लिए एक बनी है केवीआईसी बना है, इसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ठीक है, कमीशन जो है उसको बनाया गया। इसका मेन काम क्या है, इंडिया में खादी को प्रमोट करना विलेज लेवल पे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है, एक तरीके से बताइए जानिए, कॉटेज का मतलब क्या, एक तरीके से आप अपने क्या आंगन में अपने घर में क्या इंडस्ट्रीज लगा दो, उसको कॉटेज इंडस्ट्री समझ लो। ये समझ लो छोटा इंडस्ट्री जो आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब आता है वाटर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब देखिए पब्लिक सेक्टर का मतलब ये मत समझिएगा कि भाई इसमें कुछ बहुत ही बड़ा तुर्रम खां है, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक मतलब क्या, याद रखिएगा, सरकार जब बनती है किसी भी, मान लीजिए मोदी जी, मोदी क्या बोलते हैं, मैं जनता का क्या हूं, नौकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, जनता, मतलब पब्लिक। तो पब्लिक मतलब वो इंडस्ट्रीज जो पब्लिक की हैं, पब्लिक इंडस्ट्रीज मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होगी, है ना, कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होगी उसका नाम हम लोग ने क्या रख दिया, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कोई प्राइवेट आदमी जैसे अंबानी टाटाज होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, समझ गए आप लोग। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होंगी जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होंगी, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा अब तो आप लोग को। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड कंप्लीटली मैनेज बाय स्टेट। अब स्टेट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, ठीक है।
गवर्नमेंट वो कोई भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बात, जब यहाँ स्टेट की बात होती है तो वहाँ गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसी भी इंडस्ट्रीज जिनको कंप्लीटली मैनेज किया जा रहा है और ओन किया जा रहा है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कैसी इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल की बात करें तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। अब ये देखिए लोकोमोटिव मतलब क्या है, ये कौन होंगे, वो जो ट्रेन के डब्बे उब्बे बना रहे होंगे, ठीक है, और इंजन बना रहे होंगे वो। अब व्हाट आर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, अगला क्वेश्चन वही आ गया। इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड आर कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज लाइक टाटा आयरन स्टील प्लांट, ठीक है। वो इंडस्ट्री जो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा होगा, जैसे आप एक इंडस्ट्री लगा लो तो आप क्या हो जाओगे, आप प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के मालिक हो जाओगे, ठीक है, समझ गए। और गवर्नमेंट का होगा उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। अब आता है मेन टॉपिक जिसको बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो इंडस्ट्री, राइट। देखिए एग्रो इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री दैट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फॉर देयर रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड एज एग्रो एग्रो इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होंगी अपने रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज या एग्रो इंडस्ट्री। मान लो जैसे आपकी शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर इंडस्ट्री है आपकी, शुगर जहां पे शुगर बन रहा है, ठीक है, तो आपको भी पता है शुगर इंडस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास शुगर केन होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो रही है अपने रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एग्रो इंडस्ट्री, समझ गए। चलिए व्हाट वेयर वाज द फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री सेटअप इन इंडिया। अब बात करें इंडिया की पहली शुगर इंडस्ट्री कहां सेटअप हुई थी, तो इंडिया फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री वाज सेटअप इन 1903 एट कोयम्बटूर, ठीक है। इंडिया की जो पहली इंडस्ट्री थी वो कहां हुई, इंडिया की पहली इंडस्ट्री आई है, इंडिया की पहली इंडस्ट्री जो आई है वो कहां पे आई है, इंडिया की पहली इंडस्ट्री आई कोयम्बटूर में, और वो कहां पे है, 1903 साउथ इंडिया, ठीक, कोयम्बटूर कहां पे है, साउथ इंडिया में एक प्लेस है, वहां पे आपकी पहली शुगर इंडस्ट्री आई थी, ठीक है। चलिए मेंशन द एरियाज प्रोड्यूसिंग शुगर इन द सदर्न इंडिया। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि नॉर्दर्न इंडिया सदर्न इंडिया, आप देखोगे अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में हो तो आपको कई बड़ी बड़ी एरियाज क्या होंगी, शुगर केन से कवर्ड दिखेंगी, बट नाम ज्यादातर साउथ इंडिया का आ रहा है, क्यों आ रहा है वो भी एक क्वेश्चन है आपके लिए, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर, ठीक है। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। द अदर इंपॉर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ साउथ इंडिया आर आंध्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। मतलब ये सारे स्टेट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, याद रखिएगा, शुगर की बात हो रही है, शुगर, और जहां शुगर होगा तो वहां पे शुगर केन भी सिंपल होगा ही होगा, राइट। अब आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेगैसी, या बेगैस जो बोलते हैं, बेगैसी कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो रिजेक्टेड केन आफ्टर द क्रशिंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड एंड इंसुलेशन बोर्ड। आप देखोगे कि भाई आप गन्ने की दुकान पे गए, गन्ने की दुकान पे जब जाते हो गन्ने का जूस पीते हो, तो क्या गन्ने का इधर से गन्ना डालता है, जूस निकला, तो बाद में क्या बचता है ना, तो बाद में बचता है उसको हम बोलते हैं वही जो गन्ने का वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है, उसी उसी रिजेक्टेड केन को क्या बोलते हैं हम लोग, बेगैसी बोलते हैं, कि उससे हम क्या बना लेते हैं, आपका पेपर बना लेते हैं, ठीक है, इंसुलेशन बोर्ड बना लेते हैं, हार्डबोर्ड बना सकते हैं, कार्डबोर्ड बना सकते हैं, किससे, उसी गन्ने के वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बेगैसी। व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेस मड। अच्छा ठीक है, हम इससे पहले प्रेस मड क्या होता है, बेगैसी क्या होता है, ये जान लो, ये है क्या, ये सब क्या है। ये आपका, अगर आपका शुगर केन है, ठीक है, ये आपका क्या है, शुगर केन है, और शुगर केन से जब हम क्या करते हैं, इसको पीस के क्या बना देते हैं, शुगर सिरप बना देते हैं, है ना, जिससे आप गुड़ उड़ बनाते हो ना, गुड़ जैगरी जिसको बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक तरीके से मान लीजिए सिरप है। तो इसी सिरप से जो इसका वेस्ट बचेगा, जो वेस्ट बचेगा है ना, जूस निकालने के बाद, उसको हम बोल देंगे बेगैसी, ठीक है। प्रेस मड क्या होगा, प्रेस मड होगा जो रेसिड्यू बचता है आखिरी में, इसका रेसिड्यू बचता है, जब पूरा फिल्टर हो जाएगा इसमें से सारा जूस बेगैसी, जो बाद में जो रेसिड्यू बचता है उसको क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मड की तरह इस्तेमाल करते हैं, मड मतलब मिट्टी की तरह काम करते हैं, वही है आपकी प्रेस मड, ठीक है। वो क्या होता है, एक वो रेसिड्यू है, द रेसिड्यू ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ शुगर केन जूस। मतलब क्या होता है, जब फिल्टर हो जाता है पूरा शुगर केन जूस वो सब, आखिरी में जो बचता है, वो जो बचता है उसको हम क्या बनाते हैं, प्रेस मड बनाते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है, ये इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको,
बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि एक मेन प्रोडक्ट तो बन रहा है, इसके साथ में भी कई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, राइट। तो देखिए शुगर केन से मेन प्रोडक्ट क्या है, वो तो आपका जूस है, मगर बाय प्रोडक्ट क्या है, बिगैसी, मोलास, अभी मोलासेस भी आएगा, प्रेस मड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, ये सब है आपके बाय प्रोडक्ट। व्हेन, सॉरी एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेस मड। अब आप प्रेस मड समझ गए, तो प्रेस मड का काम क्या करते हैं ये लोग, पॉलिश का बनाने का काम करते हैं, कार्बन पेपर बनाने का काम करते हैं, ठीक है। एंड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैक्स, ठीक है, वैक्स जो होता है ना, तो उसको भी बनाने में ये लोग काम यूज करते हैं। व्हाट आर द रॉ मटेरियल नीडेड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको पता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो होती है जो आपके लिए कपड़ा वपड़ा बना रही है, राइट। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। मतलब अगर आपको ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए वहां पे, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। ये तीन चार क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं, किसके लिए, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, राइट। चलिए, व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिगेन। पहली बार कहां पे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई। तो फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया बिगेन एट द फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता इन द अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है। अर्ली 19th सेंचुरी में आई थिंक 1850, 1854 या 1850s के टाइम की बात है कि पहली इंडस्ट्री लगाई गई कहां पे, पहली इंडस्ट्री लगाई गई आपकी फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता, कोलकाता के पास, समझ गए। विच इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स इन इंडिया। अगर हम बात करें कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन कहाँ पे है, तो वो है आपका अहमदाबाद, राइट। अहमदाबाद में याद रखिएगा, अहमदाबाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। जैसे डायमंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे बोलते हैं हम लोग ना, सूरत। तो सूरत में क्या होता है, आपका डायमंड्स की रिफाइनरी होती है, रिफाइनिंग होती है, उसको चमक आती है वहां पे। तो उसी तरीके से अहमदाबाद फेमस किसके लिए है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। विच टाउन इन गुजरात इज नोन एज बॉस्टन ऑफ इंडिया। बॉस्टन एक प्लेस है कहां पे, यूएस में। तो उसी तरीके से एक प्लेस कहां है, अहमदाबाद, समझिए। अहमदाबाद जो है इंडिया में, गुजरात में, उसको क्या बोलते हैं, बॉस्टन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। व्हाट इज द सिंगल डिसएडवांटेज फेस बाय कोलकाता फॉर कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ठीक है भाई, डिसएडवांटेज क्या होगा, अगर कहीं किसी भी प्लेस पे अगर आप किसी पर्टिकुलर क्रॉप को लगा रहे हो, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो कुछ डिसएडवांटेज एडवांटेज तो हो गई। तो ये पूछने की क्या डिसएडवांटेज है फेस बाय कोलकाता फॉर कॉटन। पहला डिसएडवांटेज क्या है, द डिसएडवांटेज दैट रॉ मटेरियल हैज टू बी ब्रॉट फ्रॉम द डिस्टेंट ग्रोइंग कॉटन ग्रोइंग एरियाज ऑफ द डेक्कन प्लेटूज, द प्रॉब्लम फेस बाय कोलकाता। देखिए कोलकाता में आपकी इंडस्ट्रीज तो है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तो है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, याद करिए हम लोग ने सॉइल चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, सॉइल चैप्टर में पढ़ा था, वेजिटेशन चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, कि भाई कॉटन कॉटन सॉइल कहाँ है, कॉटन सॉइल को बोलते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं कि नहीं। तो याद रखिए ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाई जाती है। चलिए अगर हम सिंपल बोलें, एक छोटा सा मैप बना के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। अगर ये आप लोग को दिख रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, राइट। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसको बोल दें, ये शॉर्ट फॉर्म है इंडिया, ठीक है, रफ डायग्राम एक तरीके से बोल दें, तो देखिए आपको पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कोलकाता है, और आपने पढ़ा है कि भाई ब्लैक सॉइल आपको यहाँ पे मिलेगी, है ना। ब्लैक सॉइल आपको इस रीजन में मिलेगी क्योंकि ये डेक्कन प्लेट्यू का प्लेस है, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात साइड हो गया, तो यहाँ पे आपको मिलता है। अब भाई ये तो हमने बहुत बड़ा बना दिया एरिया कोलकाता का, कोलकाता का असलियत में एरिया कहाँ है, इस जगह पे है ना। तो भाई यहाँ से आपको अगर लेके आना है तो वाया बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इतना टाइम लगने के लिए क्या चाहिए आपको, फिर पैसा भी लगेगा। तो कॉटन टेक्सटाइल अगर गुजरात में है, तो गुजरात में होने का सबसे मेन डिसएडवांटेज यही है बच्चों कि क्या भाई देखिए, अगर पास में आपका रॉ मटेरियल आप तुरंत उठा के ले आओगे, आपकी इंडस्ट्री को सस्ते में मिल जाएगा, बट दूर से लेके आ रहे हो तो क्या होगा,
दूर से लेके आओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, तो आपका कपड़ा भी महंगा हो जाएगा। तो ये पहला डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं फिर रब कर दूं। ठीक है, चलिए इसको पहले थोड़ा पतला करें यार, बहुत मोटा है। चलिए, अब आता है आपका, तो पहला डिसएडवांटेज यही हो गया कि भाई डेक्कन प्लेट्यू से आप क्या कर रहे हो, बहुत दूर से आप अपना कॉटन लेके आ रहे हो। समझ गए? चलो, हाउ इज सिल्क फाइबर डिराइव्ड एंड वेयर आर सिल्क वॉर्म्स रियर। ठीक है, आपको पता होगा, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि सिल्क फाइबर कहाँ से आता है। सिल्क फाइबर आता है आपके सिल्क वॉर्म के ककून से। तो तो सिल्क फाइबर इज derived from the cocoons made by the silkworm. Silkworms are reared on mulberry trees, जिसको आप लोग कभी कभी सहतूत बोलते हो, सहतूत बोलते हो, जो भी बोलते हो, तो मलबरी बोलते हो उसको। मलबरी ट्री में क्या होता है, मलबरी ट्री में आपका सिल्क वॉर्म की रेयरिंग की जाती है, मतलब उसमें उनको पैदा किया जाता है। और वो क्या करते हैं, अपने ककून में सिल्क को, उसी से, उनके ककून से हम लोग क्या करते हैं, सिल्क को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, आपके सिल्क वॉर्म का। नाउ व्हाट पोजीशन डज द इंडिया रैंक एज द प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया रैंक्स फोर्थ इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एज द प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। और याद रखिएगा टॉप पे कौन है, हमारे चाइना। ठीक है, चाइना भाई साहब जो है वो सिल्क प्रोडक्शन में बहुत आगे। याद रखिए, इसलिए जो सिल्क रूट ऑफ वर्ल्ड जिसको बोलते हैं वो चाइना से होते हुए जाता है। सिल्क रूट जिसको बोलते हैं ना, एशिया में सिल्क रूट था एंशियंट टाइम में, वो चाइना से होते हुए जाता है। क्यों? क्योंकि भाई चाइना जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। Explain why the pure silk handlooms industry is the most important in Bangalore। ये बोल रहे हैं यहाँ पे, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो इसलिए मैंने बोल दिया। यहाँ पे लिखा है why pure silk handloom industry is important in Bangalore, मतलब बैंगलोर में है वो जो सिल्क की इंडस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो उसका मेन आंसर ये है कि मलबरी ट्रीज जो हैं वो बहुत ही हाई क्वांटिटी में, बहुत ही आर फीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इन कर्नाटका। वो कर्नाटका में बहुत लगाए जाते हैं मलबरी। कौन से? मलबरी ट्री। तो मलबरी ट्री पे जो सिल्क रहते हैं वो आपके फायदे में है, वो इसीलिए वहां पे क्या है, वहीं पे आपकी सिल्क इंडस्ट्री। समझ गए आप लोग? अब जहां पे जो पेड़ पाए जाएंगे तो वहीं पे तो वहां की इंडस्ट्री लगेगी। तो इसीलिए आपको कर्नाटका में क्या है, मलबरी ट्रीज बहुत लगाए जाते हैं, बहुत होते हैं। तो वहां पे मलबरी क्या होता है, मलबरी सिल्क जिसको बोलते हैं वो पाया जाता है, मलबरी सिल्क निकलता है। एंड देयरफॉर सिल्क हैंडलूम्स आर इंडस्ट्री आर डेवलप्ड इन द रीजन। चलो, स्टेट टू फैक्टर्स व्हिच फेवर्स द सिल्क इंडस्ट्री इन कर्नाटका। ये कह रहे हैं कौन से दो फैक्टर्स हैं जो सिल्क इंडस्ट्री को फेवर कर रहे हैं, कहां पे, कर्नाटका में। अब अभी हम लोग ने पढ़ा कर्नाटका में क्या हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है मलबरी की प्लांटेशन। मलबरी क्या है, मलबरी वो पेड़ है जिसके ऊपर आप आराम से सिल्क की रेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, द ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट विद द टेम्परेचर वेरिंग बिटवीन 16 to 31 डिग्री सेल्सियस फेवर्स द rearing of silkworm and the modern technology and skilled labors favored in the industrial production। अब याद रखिए, हम लोग ने जब पहला चैप्टर पढ़ा था क्लाइमेट, तो क्लाइमेट में क्या पढ़ा था, क्लाइमेट हम लोग ने पढ़ा था कि भाई जो इंडिया है ना, इंडिया है जो, वो कहाँ पे, इंडिया है, ओहो ये गलत हो गया भाई, पूरा जाएगा ना। चलिए, इंडिया है वो क्या करेगा, वो कहाँ पे है, कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये लोग ने पढ़ा हुआ है। चलिए, एक रफ डायग्राम तो बन ही गया एक तरीके से ना। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में अगर आपका क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और हम बात करें यहाँ पे क्या आता है, यहाँ से आपका जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो क्या करता है, इंडिया को दो हिस्सों में बांटता है, ये टेम्परेट रीजन हो जाता है, ये ट्रॉपिकल रीजन हो जाता है। तो याद रखिएगा सिल्क के लिए जो प्लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कर्नाटका कहाँ पे, इस जगह पे आपका क्या है, कर्नाटका है। कौन है, कर्नाटका। कर्नाटका किसके लिए फेमस है, आप अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कर्नाटका में इसलिए फेमस है क्योंकि भाई आपका जो टेम्परेचर है वहां का 16 से 31 के बीच में ही रहता है, 16 to 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है किसके लिए, सिल्क वॉर्म के रियरिंग के लिए। मतलब सिल्क वॉर्म जो है, आपके जो वॉर्म्स हैं सिल्क के, जिनसे सिल्क निकलता है, उनके लिए जो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो क्या है, 16 to 31 डिग्री सेल्सियस। और वो कर्नाटका में बहुत ज्यादा अच्छा पाया जाता है, क्योंकि वो क्या है, हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्या, कि भाई कर्नाटका हो गया या साउथ की जितने ये कंट्रीज स्टेट्स हो गए, क्योंकि ये क्या है,
यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे आपका क्या है, इंडियन ओशियन है ना। और ये जितने प्लेसेस हैं वो क्या है, वो सी के पास है। तो यहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है ना। मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब क्या है, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंडी, टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा। और ज्यादातर क्योंकि ट्रॉपिक्स के पास में है तो टेम्परेचर हाई रहेगा। टेम्परेचर हाई रहेगा तो वो क्या करेगा, आपके सिल्क वॉर्म को पैदा होने के लिए मदद करेगा। और जब सिल्क वॉर्म के पैदा होने के लिए मदद करेगा तो वहां पे सिल्क रेयरिंग होगी, इसलिए वहीं पे उसी के आसपास सिल्क इंडस्ट्री लग जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हम आपका कर्नाटका में सिल्क वॉर्म बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, तब यूपी में इंडस्ट्री लगा के क्या करोगे, आपको कर्नाटका से यूपी लाना पड़ेगा आपको सिल्क, तो वहीं पे लगाओ। समझ गए। तो जहां पर रॉ मटेरियल पाया जाए वहीं पे इंडस्ट्री लगाने का फायदा यही है कि उसका प्राइस कम हो जाता है। समझ गए। तो ये एक फैक्टर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका एक डायग्राम किसका, केमिकल इंडस्ट्रीज का। अब देखिए अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज में तो केमिकल इंडस्ट्रीज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए किसी भी कंट्री के लिए केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, अब देखिए ऐसा कोई चीज नहीं है जो इसमें केमिकल का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। आपके घर में कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें कोई ना कोई केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, क्रीम से लेके आपके पाउडर से लेके आपके कपड़ों में भी केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हो कुर्सी भी एक तरीके की केमिकल है। ठीक है, तो केमिकल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कंट्री के लिए। तो अगर वो इंडस्ट्री किसी भी कंट्री की चमक गई तो भाई वो देश के पास बहुत पैसा आने वाला है। वो देश पैसा कमाएगा तो क्या होगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो वही चीज है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जैसे यहाँ पे ये आपका जम्मू कश्मीर में भी है, यहाँ अमृतसर में, यहाँ नैनीताल में है, और क्या कहते हैं हिमाचल में भी एक दो जगह इंडस्ट्रीज काफी हैं। ठीक है, फिर दुर्गापुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, रायपुर हो गया, जबलपुर हो गया, जामनगर हो गया। जामनगर में भी एक आपकी ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, चिंता मत करिए, ये सारे ये जितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सब हम लोग क्या करेंगे, हमारी जब एक वन शॉट मैपिंग सीरीज आएगी तो हम उस मैपिंग सीरीज में सब निपटा देंगे। तो आपके क्या होगा, जो मैप के क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल गलत नहीं होने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एक इंडस्ट्री को उठा उठा के आपको पढ़ाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी हर इंडस्ट्री पक्की हो जाएगी। तो जब हर इंडस्ट्री पक्की होगी भाई कुछ भी क्वेश्चन तो हम सब कर लेंगे। ठीक है, 100 तुमको लाने ही है। चलो अब आता है एक्सप्लेन द नीड ऑफ फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। मतलब आपको क्यों लगता है कि भाई इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ही तेजी पकड़नी चाहिए। क्यों, क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। क्या करता है वो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, आपको नौकरी देगा। अगर कई सारी इंडस्ट्रीज लग जाएंगी तो क्या होगा, आप लोग को नौकरी के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। जहां इंडस्ट्री लगे वहां आपको क्या मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए enables the masses to raise their standard of living and also necessary from the point of view of the defenses. It reduces India's dependence on foreign countries. अब देखिए दूसरी चीज क्या है, जब इंडस्ट्रीज खूब लगेंगी तो लोगों के पास क्या होगा, नौकरी होगी। तो जब लोगों के पास जॉब होगी तो उनके क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएंगे। जैसे अभी आपके पास मान लो या मेरे पास मान लो एक ऐसा फोन है जो कि 10,000 का है या 15,000 का है, बट अब मैं कहीं जॉब करूंगा तो क्या होगा, जब वहां से मुझे पैसा मिलेगा तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, तो मैं तो थोड़ा महंगा फोन खरीद लूंगा। या मान लीजिए अभी मैं कुछ और खा रहा हूँ, मैं ऐसा खा रहा हूँ जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो अगर आपके पास पैसा आ गया या मेरे पास पैसा आ गया तो मैं उसकी क्वालिटी बढ़ा दूंगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्या, कि अगर भाई कोई इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाएगा। और एक और चीज क्या होगा, भाई हमको फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आपको पता है कि इंडिया के कितने सारे लोग अरब कंट्रीज में काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब हमारी इंडस्ट्रीज अच्छी हो जाएंगी तो हम लोग को बाहर आपको काम करने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इन्होंने बोला है कि इंडस्ट्रीज किस किस टाइप की होती है, उनके साइज के हिसाब से बताइए। तो एक होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, एक होता है मीडियम, और एक होता है स्मॉल। ठीक है, लार्ज मीडियम एंड स्मॉल। तो ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ही, अगले क्वेश्चन आएंगे। क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की बात करें, देखिए यहाँ पे है साइज एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें कि मतलब कि उसका साइज कितना है, मतलब कि कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब है उसमें कितना पैसा लगाया गया है। मान लो किसी इंडस्ट्री में 100 करोड़ लगाए गए, किसी इंडस्ट्री में 500 करोड़ लगाए गए, किसी इंडस्ट्री में 5 लाख ही लगाए गए। तो तीनों अलग अलग लेवल के, तो तीनों में अलग अलग पैसा लगा है, तो तीनों स्मॉल मीडियम और लार्ज हो जाएंगे। समझ गए, यही था ये चीज। अब आता है क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है,
मैनेजमेंट का मतलब होता है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे उसको सब कुछ मतलब मैनेज हो रहा है, कि कैसे वो कंट्रोल की जा रही है, कौन उसको चला रहा है। तो उसको चलाने की बात करें तो हम लोगों ने दो पहले ही पढ़ लिए थे, कौन कौन से। एक होता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर से याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर का मतलब है वो इंडस्ट्री जिसको सरकार कंट्रोल कर रही है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ही है जिसने सरकार को कंट्रोल को चुन के रखा है। ठीक है, जैसे हमने आपने सबने वोट किया तब जाके हमारे प्रधानमंत्री मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। आज हम लोग किसी और को चुनेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो हमने चुना, वी द पब्लिक, है ना, हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमने चुना तो ये हमारे नाम से पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया। सरकारी कोई भी काम होगा उसको हम लोग पब्लिक बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर वो होगा जो एक प्राइवेट आदमी के हाथ में होगा, किसी एक पर्टिकुलर आदमी के पास पूरी कंपनी संभाल रहा होगा, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरलास हो गया। ठीक है, फिर आता है ज्वाइंट, जिसमें प्राइवेट और आपके पब्लिक सेक्टर मिलके काम कर रहे होंगे, उसको ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं। अब कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है? कोऑपरेटिव सेक्टर में एक पर्टिकुलर एरिया के सारे लोग क्या करते हैं, मिल के काम करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव इंडस्ट्री इंडिया की अमूल। आप जब कभी अमूल आप देखिएगा आज जाके, अमूल का जब दूध लेते हैं, खरीदते हैं पैकेट, या अमूल का कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो पीछे देखिए लिखा होगा अमूल कोऑपरेटिव, ये वही कोऑपरेटिव। ठीक है, चलिए, व्हाट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज? देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइंग थाउजेंड्स ऑफ लेबर, वही मैं कह रहा था ना, वो इंडस्ट्री जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्या कर रहे हो, लेबर काम कर रहे हो। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ लेबर्स काम कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो जाएगी। और उसमें क्या होगा, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने बहुत पैसा लगा रखा है फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स ऑन लार्ज स्केल, सच एज आयरन एंड स्टील, कॉटन मिल एंड सीमेंट फैक्ट्री। अब देखिए, कोई भी आयरन स्टील इंडस्ट्री जो होगी उसे बहुत पैसा लगेगा, आपकी जो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री होगी उसमें भी बहुत पैसा लगेगा, पैसा भी लगेगा, प्लस आपके वर्कर्स भी बहुत सारे होंगे, तो ये कौन सी इंडस्ट्री हो जाएगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। समझ गए आप लोग? चलिए, व्हाट इज अ मीडियम स्केल इंडस्ट्री? अब कॉमन सेंस है, जब हम लोग लार्ज स्केल हम लोगों ने बोला थाउजेंड्स ऑफ लेबर, तो मीडियम स्केल में उससे कम हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं। मीडियम स्केल इंडस्ट्री विच एम्प्लॉइंग हंड्रेड्स ऑफ लेबर्स, मतलब वहां थाउजेंड्स ऑफ लेबर, यहाँ हंड्रेड्स ऑफ लेबर्स। और इन्वेस्टमेंट भी जो होगी वो ऐसी होगी जो मॉडरेट होगी, मॉडरेट मतलब आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जितना पैसा लगा है उससे कम पैसा लगेगा, तो वो हो जाएगी आपकी मीडियम स्केल इंडस्ट्री। अब इसी तरह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करोगे, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आपके ट्वेंटीज में आपके वर्कर्स हों, ट्वेंटीज थर्टीज में जो वर्कर्स होंगे उसको माइक्रो या मीडियम सॉरी स्मॉल बोल देंगे। ठीक है, माइक्रो भी आता, माइक्रो भी आता, मैक्रो, इसको एमएसएमई बोलते हैं। ठीक, वो भी अभी आएगा। तो ये हो गया आपका, राइट। तो ये आपकी दो इंडस्ट्रीज हो गई। व्हाट डू यू नो बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री? हम लोग पढ़ चुके हैं, खादी विलेज रन एज अ हाउस होल्ड एंटरप्राइज एम्प्लॉइंग लिटिल और नो हायर्ड लेबर। आपको पता था ना कि खादी इंडस्ट्रीज को हम लोग कौन सी इंडस्ट्री और भी बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, वो इंडस्ट्री जो आप अपने घर के पास या घर में ही खोल सकते हो। तो ये वो इंडस्ट्री होती है जो हाउस होल्ड एंटरप्राइज है, घर की एंटरप्राइज हो, घर की कंपनी होगी जिसमें बहुत ही कम लोग काम कर रहे होंगे। इट इज अ ट्रेडिशनल नेचर एंड डिपेंड्स ऑन द लोकल रॉ मटेरियल केटर टू द लोकल रिक्वायरमेंट। अब क्या है, ये एक वो इंडस्ट्री होगी जो ट्रेडिशनल वाला कि बहुत पुराने समय से चलती आ रही होगी। ठीक है, और डिपेंड्स ऑन द लोकल रॉ मटेरियल, एक ऐसा रॉ मटेरियल जो उसी एरिया में पाया जा रहा होगा उस हिसाब से। जैसे आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं जो फेस्टिवल्स होते हैं तो वो जो मिट्टी के बर्तन लेके आ जाते हैं या मिट्टी के खिलौने लेके आ जाते हैं, वो क्या वो ट्रेडिशनल है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में लोग बना रहे होते हैं अपने घरों में, फिर वो क्या करते हैं शहरों में लेके आके बेचते हैं या गाँव में ही बेचते हैं। तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल नेचर, ये ट्रेडिशनल होती है ना, तो यही चीज है ये क्या, और उनका रॉ मटेरियल क्या है, उनका जो मिट्टी है वही मिल जाता है। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो आप एक तरीके से हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री या घर में जो इंडस्ट्री लगाई जाएगी। समझ गए? चलो, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को, जो हमारा पुराना वीडियो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक, उसको देखना पड़ेगा, या एग्री अभी अगर आई थिंक एग्रीकल्चर वाला चैप्टर हो गया, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे डिपेंड होंगी वो उनको एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे। जैसे शुगर केन, ठीक है, शुगर केन इंडस्ट्री किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, मतलब शुगर केन अगर अच्छा प्रोड्यूस होगा तो हमारे यहाँ शुगर बहुत ज्यादा होगी, शुगर केन खराब हो गया तो शुगर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरी चीज क्या है, जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स पे डिपेंडेंट होंगी, जैसे कि मान लो आपकी आयरन स्टील इंडस्ट्री किस पे डिपेंडेंट है, आयरन ओर पे। अगर आपका आयरन ओर अच्छा मिल रहा है तो आपकी आयरन स्टील इंडस्ट्री बढ़िया चल रही होगी। तो यही चीज एग्जाम्पल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होगा, जैसे शुगर केन हो गया, अच्छा लिखा ही हुआ है,
और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होगी? स्टील फ्रॉम आयरन ओर, ये भी बोल सकते हैं आप, स्टील हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, उसी से कोबाल्ट, निकल, कॉपर सब होता है, ये सब आयरन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। अब व्हाट आर विलेज इंडस्ट्रीज? अब देखिए नाम से पता चल रहा है विलेज इंडस्ट्रीज क्या होंगी, नाम से पता चल, विलेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होंगी जो कि आपके रूरल एरियाज में होंगी, ठीक है। और क्या लिखा है? लोकेटेड इन द रूरल एरियाज एंड प्राइमरीली केटर टू द लोकल मार्केट। वो एक तरीके से लोकल मार्केट के लिए अपनी क्या होंगी? प्रोडक्शन कर रही होंगी, इनको बोलते हैं क्या? विलेज इंडस्ट्री। साफ साफ नाम से पता चल रहा है। देखिए कुछ टर्म्स होंगे जो आपके नाम से ही बता देंगे कि एक क्या होता है, विलेज इंडस्ट्री होती है, एक होती है कॉटेज इंडस्ट्री। एग्जांपल क्या है? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हाथ से बनाती हैं चीजें, ठीक, खादी इंडस्ट्री, केन, गुड़। अब क्या गुड़ और जो है ना जैगरी जिसको बोलते हैं, ये सब क्या है? यही तो है आपकी विलेज इंडस्ट्रीज। गांव में क्या होगा कि वहां पे आप गुड़ बना रहे हो, तो वो क्या करते हैं, गांव से गुड़ लेके कभी कभी शहरों में बेचने आते हैं, वो बुलक कार्ट्स में रख के ना, खूब बड़े बड़े पीसेस में। अब क्या होता है? कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर प्राइमरली विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स। एग्जाम्पल वुड वर्क, खादी, कारपेट, जो कारपेट वारपेट इंडस्ट्रीज है यार, ये सब कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। क्यों? एक ही फैमिली में बैठे सब लोग मिलके एक कारपेट बुन लिया। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या होता है कालीन बहुत अच्छी बनती है ना, और आपके मुजफ्फरनगर में भी कालीन बनती है। आपको पता है कि नहीं? मुजफ्फरनगर में कालीन बनती है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, आप लोग ने मुजफ्फरपुर वो सीरीज भी देखी होगी है ना, कालीन भैया मुजफ्फरनगर में ही बनते हैं, तो एक तरीके से आप मुजफ्फरपुर में ही बनते हैं, तो आपसे ऐसे याद हो जाएगा। चलिए, now with the reference of industries in India, explain joint sector industries and cooperative sector industries। देखिए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हम लोग पढ़ चुके थे। अब आता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर हम लोग भी पढ़ चुके हैं। ये वो इंडस्ट्रीज होगी जिसमें ज्वाइंटली कौन काम कर रहा होगा? ज्वाइंटली काम कर रही होंगी आपकी सरकार और आपकी प्राइवेट फर्म, प्राइवेट कंपनी भी साथ में काम कर रही होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा? किसी एक का दबाव नहीं चल पाएगा। मान लो जैसे प्राइवेट कुछ और करना चाह रहा है, मगर उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? देखेगी कि भाई इससे जो पुअर हैं उनको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। नहीं होगा तो हो सकता है वो उसको क्या करवाए, रुकवा दिया, उसमें कुछ चेंजेस करवा के क्या करे, इसको पुअर के लिए भी करिए। तो इसलिए होता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज होती है। फिर कोऑपरेटिव क्या होती है? आगे आपकी कोऑपरेटिव का मतलब होता है आर ओन्ड एंड रन बाय कोऑपरेटिवली बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु यूजुअली प्रोड्यूस रॉ मटेरियल। मतलब जो लोग वो रॉ मटेरियल बना रहे होंगे वही मिलके क्या करेंगे? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे और फिर वहां से क्या करेंगे? कोऑपरेटिव इंडस्ट्री बना के अपना सामान बेचेंगे। जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, ठीक है, आप अपने घर में रह रहे हो, आपके घर में 5 लोग हैं और पांचों लोगों ने क्या किया? पांचों लोगों ने गन्ने को प्रोड्यूस किया, या पांचों लोगों के पास क्या है? एक एक गाय है, ठीक है, गाय है या बकरी है। आप पांचों लोगों ने क्या किया? पांचों लोगों ने गाय का दूध निकाला, गाय का दूध निकाला और मिलके क्या किया? कहा कि हम एक कंपनी बनाएंगे जिसमें हम अपने दूध को एक साथ रख के बेचेंगे मार्केट में। तो ये क्या हो गया? सबने कोऑपरेट किया, फिर एक बड़ा सा मतलब कि क्या बोल सकते हैं, बैंक बनाया, या बैंक नहीं, एक तरीके से एक बोल सकते हैं एक बड़ा पूल बनाया जहां पे सबने अपना क्या किया? पानी, सॉरी, अपना दूध रखा और दूध वहां से बेच दिया मार्केट में। तो इसको बोलते हैं क्या? ऐसा ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सब लोग जो रॉ मटेरियल बना रहे हैं वो खुद ही ओन कर रहे हैं, वो खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं उस इंडस्ट्री को, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री मतलब सब लोग मिलकर उस चीज को चला रहे हैं। इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक होता है। कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है? उसे उसमें जितने लोगों ने पैसा लगाया है, जितने लोगों ने उसमें पैसा डाला हुआ है, वो सब मिलके उस बैंक को चला रहे हैं। समझ गए? तो उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव। अब जैसे शुगर मिल्स है, कई बार क्या होते हैं वो भी कोऑपरेटिव होती है। दे आर ओन एंड रन बाय फार्मर्स प्रोड्यूसिंग शुगर केन। कई बार क्या होता है जो शुगर केन उगा रहे हैं वही उसमें क्या कर रहे हैं? कंट्रोल भी कर रहे हैं शुगर मिल में कैसे काम होगा। समझ गए? अवार्ड ऑफर्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प विलेज इंडस्ट्रीज। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? विलेज इंडस्ट्री। अब देखिए सब लोग शहर आ जाओगे तो भाई गांव खाली हो जाएंगे, और गांव खाली हो जाएंगे तो शहर के ऊपर क्या होगा? बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, ठीक है। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को करना पड़ेगा कुछ ऐसे काम जिससे क्या हो? विलेज में इंडस्ट्रीज अब लगाई जाए। क्यों? क्योंकि विलेज इंडस्ट्रीज बहुत ही जरूरी है अब आज के दौर में, आज की जरूरतों में विलेज। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ एजेंसीज टू हेल्प द विलेज इंडस्ट्रीज। एजेंसीज की बात करें तो ये देखिए, इसको बोलते हैं केवीआईसी, हम लोग ने पढ़ा था ना, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? कई एजेंसीज बना रही है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। वो क्या कर रही है? वो कर रही है गाँव में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए प्रमोट कर रही है लोगों को कि आप यहाँ इंडस्ट्रीज लगाइए, आप यहाँ काम करिए, आप शहर क्यों जा रहे हो, आप यहीं बनाओ, हम आपका सामान शहरों में बेच देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। Among them, the small scale industries like Khadi and village industries, the All India Handicraft Boards
ये 2-3 बोर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गवर्नमेंट नहीं बनाए हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, ताकि ये हो सके कि भाई इंडिया में ये जो विलेज इंडस्ट्रीज हैं उसको क्या कर सके हम लोग, प्रमोट कर सके, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, लोन, लोन आर मेड अवेलेबल फ्रॉम बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, गांव में कोई भी इंडस्ट्री लगानी है आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होगा वो है भाई पैसा। अब गांव में लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं कि कोई इंडस्ट्री लगा दे, है ना। आपके पास पैसा हो सकता है, बाकी लोगों के पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो गांव में सरकार क्या करती है, गांव में सरकार ऐसा करती है कि भाई क्रेडिट फैसिलिटी, किसी तरीके से गांव वालों को पैसा मिल जाए, लोन मिल जाए, भाई उनकी जमीन के बदले में मिल जाए लोन, मगर मिल जाए ताकि वहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो सके। तो लोन वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि भाई अगर आपको बैंक लोन नहीं देगा तो अगर मान लीजिए मैं फार्मर हूँ, मैं फार्मर हूँ, आप नहीं, मैं फार्मर हूँ, और मैं गांव में रह रहा हूँ, मुझे एक इंडस्ट्री लगानी, मान ली डेयरी फार्मिंग की इंडस्ट्री लगानी। अब मुझे चाहिए क्या, पैसा, 10 लाख रुपए चाहिए। अब बैंक नहीं है हमारे गांव में, बैंक नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊंगा पैसा लेने, मैं किसी जमींदार के पास चला गया, या जो लैंडलॉर्ड होगा, जो जमीन पैसा देता होगा आपको। तो वो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, वो क्या करेगा, वो आपको जब पैसे देगा तो उसका इंटरेस्ट बहुत हाई लेगा, है ना। गवर्नमेंट जो होती है वो इंटरेस्ट बहुत कम लेती है, 8%, 9%, 7%, 4%, 2%, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडस्ट्री और जगह के ऊपर। बट अगर किसी आप लैंडलॉर्ड से लेते हो या किसी अमीर आदमी से लेते हो, जो गांव का होगा, रईस होगा, आप बोलो सरपंच से ले लिया, किसी प्राइवेट आदमी से ले हो, इंडिविजुअल से ले रहे हो, तो क्या करेगा, वो आपका इंटरेस्ट बहुत हाई लेगा। प्लस वो आपको क्या कर सकता है, वो आपकी जमीन भी छीन सकता है ना। मगर और क्या कर सकता है, और ये कर सकता है कि क्या करेगा, वो आपके ऊपर प्रेशर भी बना सकता है डेली का डेली। तो इसमें क्या होगा, आप, मैं एज अ फार्मर, हो सकता है कि मैं पैसे टाइम पे ना दे पाऊं, तो क्या करेगा, वो हो सकता है मेरे घर की चीजें लेके चला जाए। तो ये प्रॉब्लम है किसका, अगर आप गांव में गवर्नमेंट क्रेडिट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगी, तो फार्मर्स के साथ इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, समझ गए। चलो, हाउ फार डज द शुगर रीजन एक्सटेंड इन द नॉर्दर्न इंडिया, इंडिया में शुगर रीजन कहां पे, नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है, तो देखा जाए तो एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार, बोथ उत्तर प्रदेश एंड बिहार अकाउंट्स फॉर 40%, याद रखिएगा, अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार जो है हमारे, वो 40% ऑफ इंडिया शुगर इनपुट बना रहे हैं, 40%। मगर अगर 100 किलो इंडिया में होती है तो 40 किलो खाली यूपी और बिहार ही बना देते हैं, ठीक है। फिर द अदर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश। मतलब याद रखिए, बस जितना एरिया प्लेन एरिया है, जहाँ पे गंगा रिवर या यमुना बहती है, ब्रह्मपुत्रा बहती है, उधर इंडस वाली रिवर्स बहती है, नॉर्दर्न प्लेन जितना है वो हर जगह प्रोडक्शन होगा। बट अकेले यूपी और बिहार क्या कर रहे हैं, 40% ऑफ शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, समझ गए। चलिए, मेंशन एनी टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब देखिए, शुगर इंडस्ट्री बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रही है ना, ठीक है, मगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स क्या है, पहली प्रॉब्लम क्या है, इट इज सीजनल इन कैरेक्टर, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीजन में उगाया जाएगा, उसके बाद क्या, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज क्या है, देयर आर ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द फैक्ट्रीज एंड द फील्ड। कई बार क्या होता है, आपकी फील्ड यहाँ पे है और फैक्ट्री यहाँ पे है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, मान लो 100 किलोमीटर्स, या उससे ज्यादा 400 किलोमीटर्स मान लो, या 300 किलोमीटर्स मान लो। तो ये प्रॉब्लम क्या होगी, इससे क्या होगा, इससे ये प्रॉब्लम होगा भाई, कि भाई आपका जो शुगर शुगर केन है, शुगर केन है आपका पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब विद टाइम इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, वैल्यू कम होती जाएगी मतलब क्या है, उसका शुगर कंटेंट कम होता जाएगा, सूखता जाएगा आपका गन्ना। तो आप जब तक पहुंचोगे तो आपका शुगर केन क्या हो जाएगा, उसकी शुगर कंटेंट कम हो जाएगी, तो शुगर केन कंटेंट कम हो जाएगी, वो हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये होता है एक प्रॉब्लम। अब मेंशन सम प्रॉब्लम्स है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेस कर रही है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने इसके 3-4 पार्ट बनाए हैं, मतलब हर जितने भी तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो पहला इंडस्ट्री क्या है, पहला क्या है प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम ये इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। भाई इंडिया में इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है वो क्या है, वो सही नहीं है, ठीक है, टाइम पे नहीं मिलता है। तो प्रॉब्लम पहला क्या फेस कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है वो इनएडिक्वेट है। फिर क्या है, मशीनरी इज आउटडेटेड, मशीनरी जो है हमारे पास वो कैसी है, आउटडेटेड है। आउटडेटेड का मतलब क्या है, पुरानी मशीनरीज है, हाँ, ओल्ड मशीनरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी हम लोग, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये एग्जिस्टेंस ऑफ अनइकोनॉमिक यूनिट्स एंड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। जो
यूनिट्स जो है हमारे पास, मतलब जो काम कर रही हैं वो अनइकोनॉमिक है, मतलब उससे ज्यादा पैसा हम नहीं निकाल पा रहे हैं। प्लस हमारे जो लेबर्स हैं वो क्या है, अनप्रोडक्टिव है, या फिर ये भी बोल सकते हैं अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड का मतलब क्या है, अरे भाई इंडिया में क्या है, अगर आपके पास काम नहीं है आप जाओ, आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, आप जाओगे आपको एक हफ्ते में ट्रेन कर देंगे, आप काम करना शुरू कर दोगे। तो आप में और जो जिस इंसान ने इस पूरे स्किल को पहले से सीख के आया है, दोनों में अंतर होगा। तो आप क्या है, अनस्किल्ड हैं या अनप्रोडक्टिव भी हैं। प्लस ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसकी, या लो प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं हमारे वर्कर्स की, जो ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब व्हाट डू यू मीन बाय सिक मिल्स। अब देखो साफ साफ बता, सिक सिक का मतलब क्या होता है, बीमार। तो हर वो मिल, मिल मतलब इंडस्ट्री बोल सकते हो, ठीक है, मिल का मतलब एक तरीके से फैक्ट्री या मिल इंडस्ट्री बोल सकते हो, ठीक है। तो मिल मीन्स, सिक मिल मीन्स दैट ऑपरेट एट लॉस रादर देन प्रॉफिट। सिक मिल्स नाम से पता चल रहा है, जो मिल सिक मतलब बीमार है, तो ये वो होंगी जो ऑब्वियसली लॉस कर रही होंगी, है ना। ठीक है, तो जब आप सिक हो जाते हो मतलब बीमार हो जाते हो, तो होता है ना लॉस होती है कि आपकी पढ़ाई की भी, आपके खेल का भी लॉस हो जाता है ना। तो क्या है, तो वही उसी तरीके से सिक मिल क्या कर रही है, वो आपकी सॉरी, वो आपके इंडस्ट्री में क्या कर रही है, लॉस कर रही है। चलिए, विद रेफरेंस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच इज द कंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडिया की बात करें तो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मुंबई में, ठीक है। याद रखिए कॉटन टेक्सटाइल जो हो रहा है वो गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र में हो रहा है, बट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कहां हो रही है, मुंबई में सबसे ज्यादा हो रही है। अब स्टेट टू जोग्राफिकल रीजन फॉर इट्स इंपॉर्टेंस, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कि क्या जोग्राफिकल रीजन इंपॉर्टेंट है। यार भाई हम लोग ने पढ़ा है कि नहीं सॉइल चैप्टर में, सॉइल चैप्टर में ही तो पढ़ा था कि भाई जो ब्लैक सॉइल है वो आपके कॉटन सॉइल के काम करती है, उसका नाम दूसरा कॉटन सॉइल ही है। तो कॉमन सेंस क्या लिखा हुआ है, द हिंटरलैंड ऑफ मुंबई, यहाँ पे महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं, यहाँ महाराष्ट्र होगा, हिंटरलैंड ऑफ महाराष्ट्र हैज ब्लैक रेगुर सॉइल, मतलब जो आपका महाराष्ट्र है उसके एरियाज में क्या मिलता है, ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है। और ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ मुंबई फेवर्स प्रोडक्शन ऑफ यार्न्स एंड द फाइनर क्वालिटी, ठीक है। अब याद रखिए कि इसमें क्या है कि जहां जहां पे भी आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, वो चाहे कानपुर में हो चाहे अहमदाबाद में हो, ठीक है, आप यही चीज बस नाम बदल के यही ऐड कर दीजिएगा क्या, कि पहली बात ब्लैक सॉइल है तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी कानपुर में ब्लैक सॉइल नहीं, याद रखिएगा कानपुर में ब्लैक सॉइल नहीं, साउथ में जितने भी होंगे वहां पे ब्लैक सॉइल है, प्लस वहां पे क्या हो गया, वहां पे आपको जो टेम्परेचर मिल रहा है वो ह्यूमिड मिल रहा है, ठीक है। ह्यूमिड टेम्परेचर कैसा होता है, ह्यूमिड टेम्परेचर फेवर करता है यार्न बनाने में, ठीक है, यार्न है वो, यार्न नहीं। चलिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वुलन इंडस्ट्री। अब कोई वुलन इंडस्ट्री है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, पहली बात तो भाई वूल, रैग्स, ठीक है, सॉरी 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 ये क्या है, अच्छा ओके ओके हाँ सही, मतलब अगर आपकी वूल इंडस्ट्री है तो वूल इंडस्ट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, पहली बात तो वूल होगा, ऊन तो चाहिए भाई, ठीक है। फिर क्या, अगर प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर नहीं करेंगे भाई, आपको ऊन को साफ तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। तो ऊन को साफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पानी। याद रखिएगा, इसलिए हम लोगों ने वाटर सोर्स चैप्टर पढ़ा था कि नहीं, वाटर सोर्स चैप्टर में क्या पढ़ा था कि भाई वाटर खाली आप और हमारे लिए पीने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पीने नहाने के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है भाई, वाटर जो है वो हर इंडस्ट्री के लिए बेसिक रॉ मटेरियल का भी काम करता है। हर इंडस्ट्री में बिना पानी के कोई काम नहीं हो सकता। आप घर के बाहर निकलोगे, आप गाड़ी बिना धुले कैसे कब तक चले जाओगे भाई, है ना। आप घर कब तक नहीं धुलोगे, या आप पेड़ों को पानी कब तक नहीं दोगे, तो वही चीज है। तो कोई भी ऐसे आपका आयरन स्टील इंडस्ट्री में पानी का यूज होता है, ठीक है, आपकी हर इंडस्ट्री में पानी का यूज होता है, आपकी कंप्यूटर इंडस्ट्री, आपको कहोगे कंप्यूटर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री में पानी का यूज होता है। तो पानी तो हर जगह यूज होना है। इनफैक्ट आपकी जो बिजली बन रही है उसमें भी पानी का यूज हो रहा है, चाहे वो थर्मल हो चाहे वाटर हो, कोई भी हो, हाइड्रो हो, सब में पानी का यूज हो रहा है। तो भाई पानी, इसीलिए हम लोगों ने वो वाटर रिसोर्स चैप्टर पढ़ा था। तो वही मैं कह रहा था, आप क्या करोगे, एक एक चैप्टर पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे हम लोग ने एक पूरे, इसीलिए हम लोग क्या किया, पूरी सीरीज लेके आए क्वेश्चंस की। क्या होगा, जो एक चैप्टर आपने पढ़ा है, पहला चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा, तो आप देखो कि सारे चैप्टर्स क्या है, लिंक है ना। और इसी तरीके से क्या होगा, पूरी आपकी ज्योग्राफी एक साथ कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम लोग वन शॉट भी लेके आएंगे, तो वो वन शॉट वीडियो जो होगी लेक्चर्स के ऊपर, वो भी कैसी होगी, वो ऐसी होगी सारे चैप्टर्स एक दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड हो। मगर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहली वीडियो से लास्ट वीडियो तक देखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, पहली वीडियो में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो लास्ट वीडियो में भी कोई कहीं कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, तब वो यू ऐसे पता हो जाएगा, अच्छा वो वहां पढ़ा था, ये यहाँ यूज हो जाएगा।
ठीक है, तो सब क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। ठीक है, खाली रटने से क्या मतलब है यार, समझ जाओगे तो क्या होगा, समझने से क्या होगा, अगर क्वेश्चन घुमा भी दी गया, ठीक है, आपको पूछ लिया गया कि ब्लैक सॉइल नहीं पूछा गया, रेगुड़ सॉइल नहीं पूछा गया, बोल दिया कॉटन सॉइल एक्सप्लेन करो, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है भाई, कॉटन सॉइल कोई ब्लैक सॉइल रेगुड़ सॉइल सब बोलते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, आपको आंसर पता है, तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपने कितना रट लिया, खाली रटने से एग्जाम में मार्क्स आते तो आपके, मैं तो बोल रहा हूं अगर रटने से जाना है तो 80 तक ले आओगे, 60 70 ले आओगे, फुल लाने हैं 100 लाने तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे। और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 100 मार्क्स की बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये सीरीज ही हमारी कौन सी है, 100 मार्क्स सीरीज है, जिसमें हम आपको फुल लाने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर करवा रहे हैं। अब देखिए कुछ लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो मेंशन 2 वेज इन विच एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। मतलब आप बताइए दो ऐसे तरीके जिससे ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर है, कैसे उसने इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट किया, कैसे उसने इंडिया की इकोनॉमी को क्या किया है, असर डाला है। तो क्या बोलेंगे, पहली चीज क्या है, द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज। पहला क्या, दीज इंडस्ट्रीज हैव रीच्ड अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट that is it has made the country self sufficient as far as the number of products and the services are concerned. It has also opened the opportunities for export. क्या हुआ है कि इंडिया की जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने क्या किया, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है। देखिए शुरुआत में इंडिया जब 1947 में आजाद हुआ, ठीक है, तो जब आजाद हुआ तो इंडिया के पास सारी इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, कुछ इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडिया ने क्या किया भाई, इंडिया ने एकदम बेस से ऊपर शुरुआत की, तो इंडिया ने क्या किया, इंडस्ट्रीज लगाई, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाई। इन इंडस्ट्रीज ने क्या किया भाई, प्रोडक्शन बढ़ाया, धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ाया। 1991 में क्या हो गया, आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, वो आप लोग अगले क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, रिफॉर्म्स आए, उससे क्या हुआ, और पैसा आया, और इंडस्ट्रीज लगी, उससे क्या हुआ कि इंडिया क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया भाई। पहले शुगर मंगाते थे, राइस मंगाते थे, चावल मंगाते थे, वीट मंगाते थे अपने लिए, अब क्या कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, आपको जरूरत है, आपके यहाँ नेचुरल कैलामिटी आ गई, आपके यहाँ बाढ़ आ गई, कोई बात नहीं, इंडिया क्या है, खड़ा हुआ है क्या करने के लिए, आपको ऐसे बांटने के लिए, यार ले जाइए, एज अ गिफ्ट है हमारी तरफ से, एज अ हेल्प है हमारी तरफ से, हम क्या कर रहे हैं, इतना इतना गेहूं भेज देते हैं, पूरे पूरे टन्स में भेज देते हैं, 1000 ऑफ 10,000 टन ऐसे भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। तो ये एक पहला इफेक्ट हुआ किसका, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का। इसने क्या किया है, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है, इतना सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है कि भाई हम एक्सपोर्ट तक करने लगे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। दूसरा आता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव रिड्यूस्ड द डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। पहले क्या होता था, इंडिया का हर दूसरा आदमी जो गांव में रहता था या शहरों में रहता, जो शहर में आता था वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जरूर डिपेंडेंट होता था। मान लो जैसे कोई शहर में काम कर रहा है पहले, तो वो कहता था कि भाई गांव में खेती, वहां पे खेती करते हैं या घर वाले खेती करते हैं, तो कोई ना कोई डिपेंडेंट रहता था या एग्रीकल्चर में रहता ही था। अब क्या हुआ है, अब लोगों ने एग्रीकल्चर को क्या कर दिया है, अभी भी एग्रीकल्चर है, बहुत ज्यादा लोग अभी भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, बट पहले के मुकाबले कम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आ गई, तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों को शिफ्ट कर दिया वहां पे काम करने के लिए। अब सब लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री में काम करने लगे, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज का एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रोल है जो इसने इंडिया में प्ले किया है। और जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगेंगी, उतना ज्यादा इंडिया में लो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोगों के पास क्या होगा, काम करने का एक मौका है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती, कोशिश करती कि भाई जितना इन्वेस्टमेंट आ सके, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लग सके, लग जाए। चले ना, अब ये हो गया, एंड प्रोवाइडेड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल एंड ऑल्सो इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर व्हिच हैज रीस्ट्रक्चर्ड द इकोनॉमी इन इंडिया। नाउ इंडिया इज नो मोर ऑन एग्रीकल्चर कंट्री एंड बट इट इज टेकिंग अ मेजर इन इंडस्ट्रियल कंट्री। वही चीज है, मतलब क्या हुआ गया है कि भाई देखिए, फैक्ट्रीज लगाना बहुत जरूरी, इंडस्ट्रीज लगाना बहुत जरूरी। इसने क्या किया, काम दिया है लोगों को, एम्प्लॉयमेंट दी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करती है कि क्या, कि आप भी जाइए और क्या करिए, आप भी जाके क्या करिए, इंडस्ट्रीज लगाइए। क्योंकि भाई लोगों को जब तक जॉब नहीं मिलेगी, वो कैसे अपनी वे ऑफ लिविंग को चेंज कर पाएंगे। और अगर वो नहीं चेंज करेंगे तो भाई देश आगे कैसे बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हम पैसा देते हैं, हम टैक्स भरते हैं, तभी तो आपका देश, हमारा देश आगे बढ़ता है कि नहीं। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को नौकरी चाहिए, और इसके लिए इंडस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि उससे जॉब मिलेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ आर इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड एज अ बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल वो बेसिक मटेरियल होता है जिसके ऊपर पूरी पूरी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट होती है। अब जैसे शुगर इंडस्ट्री, नाम से तो चल रहा है, मगर इसका रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन, ठीक है। अगर आप बोलो स्टील इंडस्ट्री, तो उसका रॉ मटेरियल क्या है, आयरन। अगर आयरन नहीं होगा तो स्टील कैसे बनेगा, अगर शुगर केन नहीं होगा तो शुगर कैसे बनेगा, जैगरी गुड़ कैसे बनेगा बिना शुगर केन के। तो वही चीज है, तो रॉ मटेरियल क्या है,
रॉ मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री बेस होगी। तो इंडिया में कई तरीके की रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। पहली क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। दीज इंडस्ट्रीज यूटिलाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज द रॉ मटेरियल। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चर को अपना रॉ मटेरियल बनवाती हैं, जिसका रॉ मटेरियल क्या होता है, एग्रीकल्चर से बेस्ड होता है। फिर आता है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, राइट। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, दे ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द मिनरल्स, लाइक माइंस नहीं होगा, मिनरल्स होगा यार, कभी कभी क्या होता है मिसप्रिंट हो जाता है। मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, बॉक्साइट, इन सबसे क्या मिलता है, इन इंडस्ट्रीज के, इन मिनरल्स के ऊपर जो डिपेंडेंट होगी इंडस्ट्री, उनको बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज होंगी जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होंगी, जैसे आपके टीक, साल, आपके फर्नीचर क्या है, आपकी फर्नीचर ही है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। आपके घर में सोफा हो गया, डाइनिंग टेबल होगी ना, लकड़ी का बनना है, ठीक है। तो क्या है, वो एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। आप लकड़ी तो कहीं प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लकड़ी तो आपको फॉरेस्ट से ही लानी पड़ेगी, राइट। तो ये हो गया फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी, जो कुछ क्या होते हैं, आयुर्वेदास जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आयुर्वेदा भी आप ये कह सकते हो, आयुर्वेदा भी आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज या ट्री बेस्ड, या ये बोल सकते हो कि भाई वो उसमें सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। जड़ी बूटियां कहाँ से आएंगी, पेड़ों से ही आएंगी, तो फॉरेस्ट से ही आएंगी ना जड़ी बूटियां। तो इसको एक तरीके से उसको भी आप कह सकते हो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। बट फर्नीचर तो है ही ना। व्हाट इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हम लोग पढ़ चुके हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें बहुत ही कम लोग काम कर रहे होंगे, यानी लेस देन 100 एंड यूजिंग स्मॉल मशीन्स। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें लोग 100 से कम काम कर रहे होंगे और मशीन्स जो होंगी वो भी बहुत ही छोटी होंगी। दे आर जनरली कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स ऑफ डेली यूजेस, ठीक है। जैसे कि आपकी आटा चक्की हो गई, ठीक है, आटा चक्की हो गई, या आप ये कह लो कि जहाँ पे बड़ी बड़ी आटा आटा की कंपनीज हो गई, जो बड़ी नहीं छोटी मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 100 से कम लोग काम कर रहे होंगे और मशीन्स भी होंगी वो छोटी सी होती है, इधर से गेहूं डाल रहे हैं, उधर से आटा बनता जा रहा है। ये आपकी होगी क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, दोनों चीजें हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, पानी पे देखिए। अभी तक आप लोग देख लीजिए एक बार जल्दी से कि ऐसा कुछ है जो नहीं समझ आया, और नहीं समझ आया तो उसको कमेंट में जरूर बताया करिए। ओके, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं समझ आया है तो आप उसको कमेंट में बताया करिए, हम लोग उसको क्लियर कर देंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, या उसको हम पॉइंट आउट कर लेंगे तो उसको वन शॉट में उसको कवर कर देंगे, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, कोई डाउट ऐसा नहीं रहेगा जो बच जाएगा। तो एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ये है कि दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। भाई अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है हर जगह पे, मान लीजिए एक आपके लोकेलिटी में अगर 4 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, तो कम से कम आपके लोकेलिटी के लोगों को काम तो मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। दूसरा क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर मच कैपिटल। भाई इसमें ज्यादा पैसा लगता ही नहीं है, ठीक है। आपकी एक इंडस्ट्री लग गई, आपने आपने क्या किया, 2-3 मशीन्स लगा दी, उससे काम कर लिया। डिसएडवांटेज क्या है, देर इज नो प्रॉपर मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। एक प्रॉब्लम ये है, डिसएडवांटेज, भाई अगर आपने अपने लोकेलिटी में, अब देखिए टाटाज हैं, अंबानीज हैं, रिलायंस है, वो कैसे चल रही है, भाई वो मार्केटिंग बहुत करते हैं, मार्केटिंग पे पैसा खर्च करते हैं। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भाई मार्केटिंग के लिए पैसा ही नहीं है ना, उनको अपने लोगों को देने के लिए पैसा नहीं होता है अक्सर, तो भाई मार्केटिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि मार्केटिंग नहीं हो पाती। मान लीजिए अगर आप यूपी के कॉर्नर के डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए सोनभद्र के एक गांव में आप बना रहे हो, तो सोनभद्र के गांव में कुछ अगर बन रहा है, या लखीमपुर के गांव में कुछ बन रहा है, या ललितपुर के गांव में कुछ बन रहा है, और मैं अगर लखनऊ में बैठा हूँ, बाराबंकी में बैठा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि उस गांव में, उस एरिया में क्या बन रहा है। तो उसके लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, किसके लिए, डिसएडवांटेज है हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पुअर विलेज आर्टिजन्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द मनी लेंडर्स एंड whom they have to depend for the purchase of raw material। क्या होता है, अब जिन लोगों ने इंडस्ट्रीज लगाई है, कई बार क्या होता है कि जिन लोगों ने इंडस्ट्री लगाई, मान लीजिए वो गरीब ही होंगे, कॉमन सेंस है, इंडस्ट्रीज लगाए, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी इंडस्ट्री लगा दी, तो क्या होगा, उन्होंने उस इंडस्ट्री के लिए कुछ पैसा लिया होगा, मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं, तो उन्होंने मनी लेंडर से पैसा ले लिया। मनी लेंडर से पैसा ले लिया, मनी लेंडर क्या करेगा, भाई आपको एक्सप्लॉइट करेगा, उसका काम ही एक्सप्लॉइटेशन। वो क्या करेगा कि भाई आपको पहली बात पैसा देगा, तो उस पैसे का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बहुत हाई होगा, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होगा, तब भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, समझ गए। ऐसा है कि अगर आपको ये जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए होगी तो वो आईसीएसई कनेक्ट ऐप में मिल जाती है, आप लोगों को पता ही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप
बस आपको डाउनलोड करना है ये ऐप, और उसमें जाएंगे ज्योग्राफी ऑप्शन में जाएंगे, ज्योग्राफी में जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब ये चले जाइएगा। चलिए, मेंशन सम प्रॉब्लम्स फेस बाय स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? पहली बात क्या है? आउटमोडेड मेथड एंड टेक्निक्स। आप ही पढ़ा हम लोग ने, जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैसी है? आउटडेटेड है। आउटडेटेड मतलब पुरानी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा होगा, है ना? दिख रहा है? चलिए, तो आउटमोडेड एंड टेक्निक्स मतलब ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ही ओल्ड, ठीक है, पुरानी हो गई है टेक्निक। चलिए, फिर क्या है? इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जहां से हमको पैसा मिलना है किसी भी स्मॉल सी इंडस्ट्री को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ही वीक हैं। जरूरी नहीं कि इस बार पैसा मिले, हो सकता है पैसा ना भी हो। ठीक है, हो सकता है आपने सामान भेज दिया, आपको पैसा ही ना मिला हो, या हो सकता है आपको अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा ना मिले। तो इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे की बहुत दिक्कत होती है। पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पॉवर्टी, कॉमन सेंस, गरीब लोग ही उसमें काम कर रहे होंगे। ठीक है, कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब मान लीजिए आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या बनाना शुरू कर दिया? भाई आपने बनाना शुरू कर दिया बिस्किट। ठीक है, बेकरी वाले छोटे छोटे बिस्किट बनाते हैं ना, नान खटाई टाइप के, आपने वो बिस्किट्स बनाने शुरू कर दिए। बट आपको पता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी वो चीज बना रही है, तो क्या करेंगे? अब एज मैं शहर में हूँ, मैं शहर में बैठा हूँ, मेरे पास एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री मान लो एक एक गांव का बना हुआ बिस्किट है और एक शहर में बना हुआ प्राइवेट कंपनी का बिस्किट है, मान लीजिए पार्ले या कोई भी हो। तो प्रेफर क्या करेंगे हम लोग? उसको प्रेफर कर देंगे पार्ले को। क्यों? क्योंकि हमने उसका नाम सुना, उसका मार्केटिंग है, वो अच्छी कंपनी, हमको ये लगता है उसने मार्केटिंग ऐसी कर रखी है, बट हमको ये नहीं पता वो कैसा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, फेस करते हैं। क्या? कि भाई उनकी अच्छी मार्केटिंग नहीं होती, तो उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है? दबा देती है सटाक से। फिर वही चीज होगी, इम्प्रॉपर मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी मार्केटिंग नहीं होगी तो प्रॉब्लम तो होगी। एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स एंड मिडिल मैन, हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होगा। अब मेंशन 3 फैक्टर्स दैट हैज हेल्प्ड द शुगर इंडस्ट्री फ्लरिश इन द पेनिनसुलर रीजन देन इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के लीजिए, प्री बोर्ड्स बोर्ड्स में जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, आप लोगों को पता हो जाएगा। ठीक है, कैसे? इन्होंने बोला है कि ऐसा कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो शुगर इंडस्ट्री थी, शुगर इंडस्ट्री अगर हम बात करें, अभी उन्होंने पढ़ा था ना शुगर इंडस्ट्री कहाँ पे हुई? शुगर इंडस्ट्री आपके नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादा हुई। आप यूपी चले जाओगे, बिहार में चले जाओगे, हम लोगों ने पढ़ा था अभी, आई थिंक 5 मिनट पहले वो कॉन्सेप्ट था कि 40% ऑफ द शुगर जो इंडिया का है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? यूपी बिहार में। बट अब ये कह रहे हैं कि शुगर मिल जो है वो नॉर्थ से शिफ्ट हो रही है साउथ की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ। ऐसा क्यों? मतलब अगर हम बात करें कि अगर ये रफ डायग्राम है, मान लीजिए रफ डायग्राम है, तो अगर हम बात करें पहले शुगर इंडस्ट्रीज कहाँ थी? नॉर्थ इंडिया में थी, अब वो किधर जा रही हैं? इधर शिफ्ट हो रही हैं। तो ऐसा क्या कारण है जिनका ये शिफ्ट होना शुरू हो गया है? ये 3 फैक्टर्स हैं, याद रखिएगा। आप ये मैप भी बना दीजिएगा, तो यार ये आप मैप क्या करेगा? एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाने में मदद करेगा, क्योंकि आपको 100 मार्क्स लाने के लिए हर वो कोशिश करनी है जो आपको 100 मार्क्स के पास लेके जाए। ठीक है, तो अगर आप ये मैप बना देते हैं जिसमें वो क्या नॉर्थ से साउथ जा रहा है, इंडस्ट्रीज को जाते हुए दिखा दीजिए। अब 3 फैक्टर्स आप एक्सप्लेन कर दीजिए। 3 फैक्टर्स क्या है? पहला फैक्टर क्या है? ज्योग्राफिकल कंडीशंस आर मोर सुटेबल इन द पेनिनसुलर रीजन देन इन द नॉर्थ इंडिया फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ज्योग्राफिकल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या? क्रशिंग सीजन इज लॉन्गर, क्रशिंग सीजन इज लॉन्गर एंड, ठीक है, जो क्रशिंग सीजन होता है मतलब कि किस टाइम पे आप गन्ने को काट के उसको पीस के मतलब कि उसमें से आप क्या निकाल रहे हो? शुगर सिरप निकाल रहे हो। ये टाइम होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? इसी के अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको शुगर केन खराब हो सकता है। तो इसको क्रशिंग पीरियड बोलते हैं। तो क्रशिंग पीरियड जो है वो साउथ का लंबा है, नॉर्थ का क्या है बहुत छोटे टाइम में होता है। छोटे टाइम में मतलब कि मान लो 2-3 महीने में आपको सब कुछ काटना है, 3-4 महीने आपको सब कुछ काटना है और तुरंत मिल में पहुंचाना, नहीं तो आपको गन्ना खराब हो जाएगा। ठीक है, साउथ में क्या है, क्योंकि गर्मी है, जोग्राफिकल कंडीशन बहुत अच्छी हैं, तो क्या होगा, ये क्रशिंग पीरियड थोड़ा बड़ा मिल जाता है, 5-6 महीने मिल जाता है ना। 5-6 महीने तक आप क्या करो? काटते रहो आराम आराम से, और आप शुगर मिल में पहुंचाते रहो। शुगर मिल क्या करेगा? आपका शुगर उसमें से निकालता रहेगा। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ गए। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है भाई, क्रशिंग सीजन क्या है? बहुत ही लंबा है। दूसरी चीज क्या है? मिल्स जो हैं वो प्लांटेशन के पास में ही हैं। याद रखिएगा, जो मिल्स हैं वो कहाँ है? प्लांटेशन के ही पास में। जहां प्लांटेशन हो रहा है उसी के पास आपको मिल मिल जाएगी। तो भाई अगर आपके सामने ही फैक्ट्री है
तो आप यहाँ से काटे और अपने ट्रैक्टर से क्या आप अपने खोपड़ी पर रख के रोज ले जा जाके दे दिया, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए। वैसे खोपड़ी पे रख के कोई मतलब ही नहीं है, इतने कम से थोड़ी ना होगा, टन्स थाउजेंड्स में चाहिए होते हैं। तो ये चीज हो गई। तो इससे क्या होगा कि आपका जो शुगर कंटेंट का लॉस है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। हम बता था ना कि शुगर केन के साथ प्रॉपर्टी ये क्या है, वो पेरिशेबल है। पेरिशेबल का मतलब क्या है, आज लगाया, आज काटा, और अगर आपने उसको एक हफ्ते अपने घर पे रखा, अगर आप फैक्ट्री दूर है, वहां तक ले जाते आपको एक हफ्ता 10 दिन लग गया, तो उसका शुगर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और वो सिकुड़ के पतला सा हो जाएगा, यानी उसका शुगर कंटेंट कम हो जाएगा। अब अगर मिल्स सामने ही है, प्लांटेशन आपके घर के सामने ही फैक्ट्री लगी हुई, आप क्या करोगे, काटोगे लेके चले जाओगे, तो उसका शुगर कंटेंट भी कम नहीं होगा, तो शुगर भी ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए साउथ में जा रही फैक्ट्रीज, ठीक है। अब शुगर केन इज अवेलेबल ओनली एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट एंड द क्रशिंग सीजन इज शॉर्ट, so देर इज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे यार थोड़ा सा छोड़ा, देखिए अब कॉमन सेंस है कि क्या कहते हैं, अगर साउथ नॉर्थ में यूपी बिहार की बात करें, अगर क्रशिंग सीजन बहुत छोटा है, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा, है ना। आप देखोगे यूपी में आपको पूरे साल आपको मार्केट में गन्ने नहीं मिल सकते। उसका रीजन क्या है कि क्रशिंग सीजन बहुत कम, राइट। शुगर इंडस्ट्री इज बेटर ऑर्गेनाइज इन द पेनिनसुला। अब शुगर इंडस्ट्री जो है वो पेनिनसुला साउथ रीजन में क्या है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है, लोग बहुत ही अच्छे से उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, वो कोऑपरेटिव्स की तरह काम कर रहा है। और कोऑपरेटिव क्या होता है, आप लोग को हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया था कि कोऑपरेटिव क्या होता है। वो ऐसा कोऑपरेटिव काम कर रहे हैं। एंड फैक्ट्रीज आर नियरर टू द सेंटर ऑफ लार्ज कंजम्पशन। जो फैक्ट्रीज हैं वो पास है कहाँ, लार्ज कंजम्पशन। लार्ज कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, मार्केट के पास है। जहां पे फैक्ट्री है वहीं पे ही क्या है, मार्केट है। मार्केट है तो क्या होगा, जहां पे आपने शुगर बनाया सामने मार्केट है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आप जाके शुगर बेच है, ठीक है। तो ये एक अच्छी खासियत है। एंड द लोअर, इससे क्या होगा, आपका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, इससे उसका ओवरऑल प्राइस कम हो जाएगा, इससे चीनी का प्राइस भी कम हो जाएगा, चीनी गुड़ सबका प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। और एक और प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्थ इंडिया में जो मशीन्स हैं वो क्या है, वॉर्न आउट मशीन। वॉर्न आउट मतलब जो पुरानी हो गई वो मशीन जिसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, साउथ में जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो वो है क्या, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये क्या हो गया, लाइट चली गई है, चलिए वन पर। खुल जाओ यार। ओके। बस एक सेकेंड हो जाएगा बस। जस्ट वन, ठीक है, बस 1 मिनट, हाँ बस शुरू हो रहा है ये। अ, एक बार तो वो पहुंच गया कहाँ पर, आ गए वहीं आ गए। चलिए, ये आ गया हम लोग को क्या, वापस से, सॉरी सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी, है ना, अब आ गया। तो
चलिए तो हम लोग कहाँ थे, मेंशन सम प्रॉब्लम्स ऑफ द शुगर केन इंडस्ट्रीज। ठीक है, मेंशन सम प्रॉब्लम्स फॉर द शुगर केन इंडस्ट्रीज। तो शुगर केन इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, क्रशिंग सीजन जो होगा वो शॉर्ट होगा। क्रशिंग सीजन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब छोटा क्रशिंग सीजन होगा। ठीक है, क्रशिंग सीजन क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो कम टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गन्ने को उगाना, काटना, सब कुछ करवाना पड़ेगा, तुरंत मिल में पहुंचाना, फैक्ट्री में पहुंचाना, ताकि उसमें से शुगर नहीं निकल सके। ये आपको टाइम क्या होगा, बहुत ही कम होना है, इसलिए बहुत ही कम समय में 3-4 महीने के अंदर आपको सब कुछ काट वाट के मिल में पहुंचाना होगा। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है। द एरियाज प्रोड्यूसिंग शुगर केन्स आर जनरली फार अवे फ्रॉम द फैक्ट्री। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है जो हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई अगर मिल जो फैक्ट्री है आपकी वो अगर प्लांटेशन से बहुत दूर पे है, प्लांटेशन से मतलब जहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है, जहाँ पे फार्मिंग हो रही है, अगर वहां से आपकी फैक्ट्रीज दूर है, तो फैक्ट्रीज अगर दूर है तो आपका शुगर केन खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, शुगर केन क्रॉप इज ऑफ पुअर क्वालिटी। शुगर केन क्या है, पुअर क्वालिटी का है। ठीक है, द यील्ड ऑफ क्रॉप इज लो ड्यू टू आउटडेटेड मशीनरी। हमारी मशीन्स जो है वो बहुत आउटडेटेड है, पुरानी हो गई। जो यील्ड है, जो उसमें से प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है, फुल यूज ऑफ बायो प्रोडक्ट इज नॉट मेड, प्रोडक्शन ऑफ रम एंड अल्कोहल इज मेक। अब देखिए, हम लोग ने पढ़ा है, हम लोग ने पुराने जो वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे तो हमने पढ़ा था कि शुगर केन से हम क्या कर रहे हैं, मोलासेस बना रहे हैं, रम बना रहे हैं, राइट। ठीक, ईस्ट भी बन जाता है उससे। तो एक तरीके से हम ये कहें कि जो उसके बायो प्रोडक्ट है, जैसे आप हम लोग ने पढ़ा ना, बायो प्रोडक्ट में क्या था और क्या था, आपके बायो प्रोडक्ट में प्रेस मड भी था। तो भाई हम उसका पूरा यूज नहीं कर पा रहे, हम उसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। उसका मेन फैक्टर यही है। एक फैक्टर क्या है, हमारी मशीनरीज जो है वो क्या है, ओल्ड है। अगर ओल्ड मशीनरी है तो उसका प्रोडक्शन ही कम होगा। अब जो जैसे मान लीजिए एक पुरानी मशीन है और एक नई मशीन है। पुरानी मशीन में क्या हुआ, आपने गन्ना डाला, मान लो 1 गिलास आया। नई मशीन में क्या होगा, वो ज्यादा ही कंप्रेस कर देगी और आपका 2 गिलास आ जाएगा, 1.5 गिलास आ गया मान लो। तो इससे क्या हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई कि नहीं। तो नई मशीन लाने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब आता है, नेम द फैक्टर्स विच हैव मेड मुंबई द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिया। उसी तरीके से गिव रीजन वाई डेवलप्ड अराउंड मुंबई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वाई मुंबई हैज लार्ज नंबर ऑफ कॉटन। ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड्स में। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक तरीके से PYQ का भी तरीका है कि मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर ले रहे हैं। तो मुंबई में ही आपकी फैक्ट्रीज क्यों लग रही हैं, तो उसका पहला चीज क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन। क्योंकि आपको पता है मुंबई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन। अब कॉटन प्रोडक्शन होगा तो आपको रॉ मटेरियल क्या मिलेगा, जल्दी मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, मुंबई के पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत है। आपको पता होगा, हम लोग ने पढ़ा था पोर्ट में, यहाँ पे मुंबई है और यहाँ पे आपका क्या है, एक पोर्ट भी है, इसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, JNPT बोलते हैं ना। तो JNPT का क्या काम है, JNPT का काम है भाई, ये क्या करेगा, इसको JNPT जो है वो रोड, रेल, ठीक है, उसी के पास यार एयरपोर्ट सबसे कनेक्टेड है। तो वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। आप ट्रेन से क्या करोगे, आप ट्रेन से अपना प्रोडक्ट वहां सीधे पहुंचा सकते हो। फिर क्या है, फिर एक और है ह्यूमिड क्लाइमेट। आपको भी पता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड है। क्यों, क्योंकि आपने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा होगा, याद करिए, लिंक करिए इसको। आपने क्लाइमेट चैप्टर में क्या पढ़ा था भाई, मानसून जो होता है, बे ऑफ अरेबियन सी वाला ब्रांच, वो क्या होता है, आपको पहले मुंबई में एंटर करता है, मुंबई से होते वो क्या करता है, बाकी इंडिया के पार्ट में जाता है, पढ़ा था कि नहीं। तो वही चीज है कि अब जब वो सी के पास है तो वहां पे क्या, तो क्या होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ह्यूमिड मतलब एक तरीके से मॉडरेट भी होगा, ह्यूमिड मतलब सी ब्रीज आई और खूब सारा पानी लेके आ गए, तो ह्यूमिडिटी बहुत रहती है। फिर चीप हाइडल पावर, वहां पे पावर भी आपको मिल जाएगी अच्छी। फैसिलिटी अबंडेंट लेबर, आपको भी पता है हर कोई जाना चाहता है कहाँ काम करने, मुंबई। तो वहां पे आपको लेबर भी बहुत मिल जाएंगे। फिर क्या है, डिमांड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, आपको भी पता है वहां पे इंडस्ट्रीज कई सारी हैं, आपकी बॉलीवुड है वहां पे, तो वहां पे आपको कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। तो एक और रीजन। फिर पोर्ट फैसिलिटीज हम लोगों ने पढ़ लिया, पोर्ट वहां पे है ही है। फिर क्या, फैसिलिटीज ऑफ कैपिटल, भाई मुंबई को मनी कैपिटल मतलब क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो फाइनेंस तो वहां बहुत है, बहुत पैसा है। ठीक है, तो पैसा भी लग जाएगा। अब व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्रीज, हैंडलूम इंडस्ट्रीज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को झेल रहा है। पहली चीज क्या है, लैक ऑफ गुड रॉ मटेरियल। इंडिया में जो गुड रॉ मटेरियल है वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या है, अच्छा नहीं मिल पा रहा, तो इसमें एक प्रॉब्लम हो गई, लैक ऑफ गुड रॉ मटेरियल। द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज वेरी अनरिलायबल एंड अनसेटिस्फैक्टरी। जो भी आपके पास रॉ मटेरियल्स हैं वो आपके पास अच्छे नहीं है।
ठीक है, तो उनका लेवल अच्छा नहीं, इसीलिए आप इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर रहे हो, आप देखोगे इंटरनेशनल मार्केट में कई सारी कंपनीज हैं, जैसे जारा हो गया या और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, एलपी हो गया, एलवी हो गया, ये सब क्यों है कि भाई इनके पास जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और ये सब बहुत ही बड़े ब्रांड हो गए। इंडिया में ऐसा ब्रांड बड़ा क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी होगी तो बहुत कम होगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, इंडिया में क्या टेक्निकल नॉलेज भी क्या है, बहुत कम है। अब देखो आपके लेबर्स जो होंगे वो ज्यादा क्या होंगे, ज्यादा पढ़े होंगे नहीं, तो उनके पास टेक्निकल नॉलेज, भाई उनके पास नॉलेज ही नहीं होगी, टेक्निकल नॉलेज के तो बहुत दूर की बात, वो मशीन नहीं चला पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया के हैंडलूम सेक्टर से, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, लैक ऑफ कैपिटल एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। भाई अब आपको ही पता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में या किसी भी चीज में, तो पैसा नहीं है आपके पास, क्रेडिट फैसिलिटी मतलब सरकार की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिल पा रही, या मिल भी पा रही तो बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रही, या आपको क्या कहते हैं वो फैसिलिटी मिलने के लिए जो चीजें चाहिए, मान लीजिए आपको ही पता है कि क्या होता है गवर्नमेंट काम में, आपको अगर पैसा भी लेना है क्रेडिट वाला तो वो बहुत सारे तीम झाम करने पड़ते हैं, हो सकता है आप अवेलेबल, आपके पास वो कागज ही ना हो जिसके थ्रू आपको वो लोन मिल जाए, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। बट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आपका क्या करे, आपको लो मोटरगेज या विदाउट मोटरगेज कोई भी वो करे बिना, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, गिरवी रखे बिना आपको लोन मिलना है, ये कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आउटडेटेड लूम्स, आउटडेटेड मतलब पुराने हो गए, मतलब पुरानी फैक्ट्रीज हैं सब, तो पुराने सारी मशीन्स हैं, अब जो आउटडेटेड है तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा कैसे हो सकता है, पुराने टाइम पे तो कम ही कम था, तो उसी वजह से आज की कंपटीशन को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। प्लस कंपटीशन फ्रॉम मिल, अब जो सामान मिल फैक्ट्री से बन रहा है और जो सामान आप हाथ से बना रहे हो, तो हाथ वाला सामान पहली बात तो टाइम लेगा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज उसको उसकी क्वालिटी उतनी फाइन नहीं होगी, तीसरी चीज वो कॉस्टली पड़ेगा। अब मशीन में बन रहा है तुरंत का तुरंत एक साथ 50 बन गए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा यूज होगा, तो कंपटीशन किससे हो रहा है, मिल मेड क्लोथ से। मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं हो पा रही, क्यों, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आ रहा है, समझ गए, तो क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी। अब मार्केटिंग ऑफ खादी एंड हैंडलूम प्रोडक्ट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। अब देखिए खादी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है, इंडिया में खादी फेमस करने के लिए बहुत लोग फेमस हैं, ठीक है, बहुत लोगों ने काम किया, बट एक आदमी है जिसने बहुत काम किया इसके लिए, वो है महात्मा गांधी, ठीक। खादी को इसलिए क्या किया, महात्मा गांधी से जोड़ा जाने लगा, क्यों, क्योंकि भाई खादी जो है वो क्या है, इसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो पाती है, इसी वजह से लोग क्या करते हैं, अब मगर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे खादी के जो कपड़े हैं वो थोड़ा बहुत ट्रेंड में आ रहे हैं, बट इतने नहीं। एक आदमी है मतलब वही महात्मा गांधी, जिनको हम बोल सकते हैं वो खादी के प्रमोटर थे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज सेरीकल्चर, देखिए बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, कल्चर मतलब प्रोडक्शन होता है, तो देखिए किसी चीज को प्रोड्यूस करना, तो सेरीकल्चर हो गया, फिशी कल्चर हो गया, ठीक है, हॉर्टिकल्चर हो गया, तो सीधे सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है, फॉर द सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरीकल्चर, मतलब जब आप सिल्क वॉर्म्स को रियर कर रहे हो, उनको उगा रहे हो, उनको उनको पाल रहे हो, किसके लिए, सिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। अब नेम अ नॉन मलबरी वेराइटी ऑफ रॉ सिल्क, ठीक है, या नेम, पहले पहले ऊपर वाला क्वेश्चन, नेम टू टाइप्स ऑफ सेरीकल्चर, दो टाइप्स कौन कौन से हैं, मलबरी एंड नॉन मलबरी, ठीक है, मतलब मलबरी ट्री में करवाओगे या नॉन मलबरी ट्री में करवाओगे, मलबरी ट्री क्या होता है हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए नाउ नेम, नेम नॉन मलबरी वैरायटी ऑफ सिल्क, नॉन मलबरी वैरायटी ऑफ सिल्क की बात करें तो एक है ईरी, एक है टसर और एक है मुगा, ये तीन और सिल्क हैं जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, एक मलबरी सिल्क तो फेमस है ही है, ईरी, टसर और मुगा, चार वैरायटी ऑफ सिल्क होते हैं इंडिया में, कौन कौन से, फिर से याद करिए, मलबरी, फिर ईरी, फिर टसर और एक मुगा, तो चार वैरायटीज हो गए, ठीक है। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क, हमको पता है, हम लोग ने पहले ही क्वेश्चन पढ़ रखा है कि भाई कर्नाटका में ही सिल्क प्रोडक्शन होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मलबरी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, समझ, मलबरी के पेड़ बहुत ज्यादा है। तो फोर क्या है, वाई सिल्क इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव, भाई सिल्क इंडस्ट्री क्या है, सिल्क एक सेकंड, सिल्क इंडस्ट्री इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड देयरफॉर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन द रूरल एरियाज। अब देखो ये क्या करते हैं, जो भी गांव के लोग होंगे वो उसमें काम कर रहे होंगे, तो एक तरीके लेबर इंटेंसिव है, लेबर बहुत चाहिए होंगे इसमें, ठीक, मशीन्स मशीन्स नहीं निकाल पाती हैं उसमें से सिल्क, आदमी को ही निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव है। हाउ दिस इंडस्ट्री प्ले अ वाइटल रोल इन इंप्रूवमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी, और कॉमन सेंस है भाई, अगर गांव के लोग उसमें काम कर रहे हैं, औरतें भी काम कर रही हैं, आदमी भी काम कर रहे हैं, आदमी आदमी खेत में काम कर रहे हैं, औरतें फैक्ट्री में काम कर रही हैं, सेरिकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, गाँव के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये अच्छा है।
व्हाट इज सिल्वी कल्चर? ठीक है, सिल्वी कल्चर क्या होता है? इज अ टिम्बर फार्मिंग। टिम्बर मतलब ग्रोइंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर। टिम्बर मतलब हमारे अपने यूजेस के लिए जो यूज हो रही है लकड़ी, उसको बोलते हैं सिल्वी कल्चर। ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, इट कैन बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग ट्रीज। द ग्राउंड इज फर्स्ट क्लियर्ड फॉर ऑल वेजिटेशन, देन सीडिंग अ स्पेशीज आर ग्रोन। अरे हम लोगों ने कल पढ़ा था ना एग्रीकल्चर चैप्टर में, वो प्लांटेशन फार्मिंग, बस वैसा ही समझ लो। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रीज को क्या किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा ताकि उसको क्या किया जाए, हम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकें, अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर सकें। ठीक है, चलिए, वाई इज सिल्क इंडस्ट्री कंसिडर्ड एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? क्यों सिल्क इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोला जाता है, लार्ज स्केल क्यों नहीं बोला जाता? लार्ज क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, मीडियम क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिल्क इंडस्ट्री कंसिडर्ड स्मॉल इंडस्ट्री बिकॉज रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म इज टेकन अप एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। पहली बात तो रियरिंग जो होगा उसको कॉटेज इंडस्ट्री का ही पार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ फैमिलीज या कुछ लोग ही इन्वॉल्व होते हैं जो वो सिल्क को प्रोड्यूस कर रहे होंगे या ककून को प्रोड्यूस कर रहे होंगे। सिल्क इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल बीइंग एक्सपेंसिव, द डिमांड इज नॉट as big as cotton textiles, so the manufacture of silk is kept as small scale industries। अब देखो भाई, सिल्क क्योंकि बहुत रेयर है, आपको पता है उसके लिए आपको एनिमल की रेयरिंग करनी पड़ेगी, तब उसमें से एनिमल से सिल्क निकलेगा, वो अच्छी वैरायटी का है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा, तो एक तरीके से क्या एक्सपेंसिव भी है, तो उसको क्या किया, स्मॉल स्केल में रखा है। क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, वो इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कवर कर रही होंगी। तो कौन? आपका कॉटन। कॉटन क्या है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। चलिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस बाय द वूलन इंडस्ट्री? अब भाई इंडिया में वूलन, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस क्या है, जब भी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, आप ये वीडियो दो तीन बार रिवाइज कर लोगे, दो तीन बार देख लोगे, तो क्या होगा, आप देखोगे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं आपके बोर्ड्स में रिपीट्स हो रहे हैं। प्री बोर्ड में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपके दो तीन प्री बोर्ड होंगे जो भी होंगे, आपको हर प्री बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो एक तरीके से आपके 100 मार्क्स की सीरीज जो होगी वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है आपके बोर्ड्स और प्री बोर्ड में। अभी क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे आ जाएंगे आपको, देख लीजिए, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस ऑफ वूलन इंडस्ट्री? इंडिया में वूलन इंडस्ट्री का क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब देखिए, आप खुद से भी आंसर बना सकते हो, अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, एक बार हमारी वीडियो देख ली, तो आपको क्या होगा, आपको आप खुद से आंसर बनाना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप देखोगे एक प्रॉब्लम जो सब में कॉमन है, कौन सी? ओल्ड मशीन्स। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओल्ड मशीन। तो कहीं पे किसी भी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है तो पहले आप पॉइंट लगा दो, कौन सी? ओल्ड मशीन्स। आप ओल्ड मशीन का इस्तेमाल करोगे। दूसरी चीज क्या है, हमारे लेबर्स क्या है, वो टेक्निकल नॉलेज नहीं आता है, कॉमन सेंस। तीसरी चीज क्या है, कैपिटल, आपको पैसा नहीं मिलेगा। चौथी चीज क्या, आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये चीजें आप 3-4 बार जब हमारी वीडियोस देखोगे, चैप्टर पढ़ोगे, तो आपको क्या होगा, आंसर अपने आप आ जाएंगे, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आप देखोगे अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो इसमें भी वही चीज होगी। पहली चीज क्या है, क्वालिटी अच्छी नहीं, जो कि कॉटन में भी हम लोग ने पढ़ी थी। ठीक है, इंपोर्ट क्वालिटी ऑफ गुड, हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके देश में अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है वूल की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से मंगाना पड़ेगा, सिंपल। फिर क्या, सिंथेटिक फाइबर, कॉमन सेंस है भाई। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग बाकी सारे इंडस्ट्री में पढ़ रहे थे क्या, कि भाई आपको इंटरनेशनल मार्केट से प्रेशर पड़ रहा है क्या, कि अगर आपका प्रोडक्ट है और दूसरे एक मशीन का प्रोडक्ट है वो ज्यादा सस्ता मिल रहा है, तो भाई यही चीज है, सिंथेटिक फाइबर यहाँ आ गया। सिंथेटिक फाइबर मतलब क्या, आप देखोगे अच्छा वूल जो होता है वो अब मशीन से बनने लगा है, वो वाला वूल नहीं जो शीप से निकालते हैं। तो क्या हो गया, वो हमारे वुलन इंडस्ट्री को रिप्लेस कर रहा है। अब क्या होता है, वुलन इंडस्ट्री इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म, सो द मिल ओनर्स आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री। मतलब क्या होता है, एक कोने में पड़ी होती है इंडस्ट्री, वो एक कोने में सारे ऊन बना रही है, ऊन से वो स्वेटर बना रही है। उसको मतलब कि एक तरीके से ऐसा नहीं कि पूरा हब बना हुआ है, एक कोने में, मतलब कि एक तरीके से शहर के एक कोने में 2-3 इंडस्ट्री लग गई, बस बहुत बहुत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका काम ही बहुत कम समय के लिए होता है ना। चलो, इंडिया हैज टू इंपोर्ट वूल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के पास अच्छी क्वालिटी नहीं है, तभी तो क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सबसे क्या मंगा रहा है, वूल मंगा रहा है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट फेवर द लोकेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री? याद रखिए, जूट इंडस्ट्री हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं, जूट फार्मिंग पढ़ चुके हैं, तो कॉमन सेंस से आप जूट इंडस्ट्री अपने आप कर लोगे, है ना। अगर मैं इसको कराऊं भी तो आपको क्या लगेगा, वही चीज है जो आप लोगों ने पुरानी वीडियो में पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ लिया है कि नहीं, नहीं पढ़ा है तो आप जाके एग्रीकल्चर वाला चैप्टर देखिए। इनफैक्ट आप सारे वीडियोस देखिए, आपको क्या पता चलेगा कि अगर हमने पहले चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट बताया है क्लाइमेट का, ह्यूमिडिटी, वेजिटेशन का, तो आपको यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे वीडियोस जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। चलिए, पहली चीज क्या है भाई, जूट इंडस्ट्री, कल हम लोग ने पढ़ा था, जूट इंडस्ट्री को क्या चाहिए, बहुत पानी चाहिए, तो वो वहीं पे होगा जहां पे पानी होगा, रिवर होगा। ठीक है, तो लोमी एलुवियल सॉइल प्रेफरेबल रिच इन सॉल्ट, क्या लोमी सॉइल इसको चाहिए। याद रखिए, लोमी सॉइल कहाँ पाई जाती है, पूरे नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। ये हम लोग ने कहाँ पढ़ा, ये हम लोग ने पढ़ा है एलुवियल सॉइल, सॉरी, ये हम लोग ने पढ़ा है क्लाइमेट चैप्टर में। ठीक है, बंगाल विच लाइज इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये कहाँ पे है, ये भी हम लोग ने गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा उस चैप्टर में पढ़ा है।
अगर नहीं है तो 1 सेकंड के लिए मैं जल्दी से एक शॉर्ट डायग्राम बना देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहाँ पे है। शॉर्ट डायग्राम देखिए बहुत जल्दी वाला। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही छोटा सा बना के आपको समझा देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये हो गया नॉर्थ इंडिया, और ये यहाँ पे क्या है आपकी, दिख रहा होगा आपको, यहाँ से आपकी आ गई गंगा, ये आ गई आपके यहाँ ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे आपका कोलकाता है। कोलकाता के पास आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, वही है सुंदरबन डेल्टा, जो कि हम लोग ने पढ़ चुका था, नेचुरल वेजिटेशन में सुंदरबन डेल्टा पढ़ा है, ठीक है। और हम लोग ने उसमें सुंदरी ट्रीज की बात करी थी, और क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। चलिए, और क्या चाहिए, और इसको चाहिए भाई गुड रेनफॉल चाहिए। गुड रेनफॉल उसको मिलेगी, क्यों, क्योंकि भाई बे ऑफ बंगाल ब्रांच उसको क्या दे रही है, पानी दे रही है, ठीक है। फिर क्या है, फिर उसको चीप लेबर भी मिल जाएंगे। एक तो बंगाल की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, प्लस हम लोग भी या और भी लोग जाते हैं वहाँ काम करने, ठीक है, तो चीप लेबर भी मिल जाता है। फिर उसको कोल चाहिए, कोल उसको रानीगंज एक वहां की कोल माइन है, वहां से उसको क्या मिल जाता है, वहां से उसको कोयला मिल जाता है। अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए कोलकाता का पोर्ट भी मिल जाता है, कोलकाता का पोर्ट भी है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्या है, उस क्या करता है, बहुत ज्यादा उसको बड़ा एरिया दे देता है ताकि वो क्या कर सके, अपना प्रोडक्शन कर सके, प्लस वहां पे रॉ मटेरियल्स भी बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, रॉ मटेरियल्स भी बहुत पाए जाएंगे, वहां पे इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा होंगी। तो ये एक फैक्टर था क्या, आपके जूट इंडस्ट्री का। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ जूट इंडस्ट्री, अरे भाई सारी प्रॉब्लम सेम है। सबसे पहले याद रखिएगा प्रॉब्लम्स ऑफ रॉ मटेरियल। याद रखिएगा इंडिया के साथ दिक्कत क्या हुई, इंडिपेंडेंस के बाद 70% जो जूट प्रोडक्शन एरिया था वो किसके पास चला गया, आज के बांग्लादेश के पास चला गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ज्यादातर प्रोडक्शन कहाँ होने लगा, बांग्लादेश में होने लगा। समझ गए कि नहीं, जब वो हमारा विभाजन हुआ देश का तो ये दिक्कत हो गई। तो हमारी इंडस्ट्री को क्या मिल गया, हमारी इंडस्ट्री को जूट का रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया, ठीक है, समझ गए। मगर हम लोग ने वहां से कोशिश की, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हमारा कंपटीशन कौन है, कॉमन सेंस है बांग्लादेश ही होगा। जब हमारा 70% जो जूट प्रोडक्शन था वो बांग्लादेश में चला गया, हमारा कंपटीशन भी तो वही होगा, क्योंकि वो 70% कॉटन जूट बना रहा है। ये दिक्कत है, कंपटीशन फ्रॉम सब्सटीट्यूट। अब लोग जूट बैग, जूट इंडस्ट्री के जूट बैग की जगह पेपर, क्लोथ, इन सब का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो ये एक दिक्कत हो गई। अब एक और प्रॉब्लम, फिर से वही प्रॉब्लम, कौन सी, मशीनरी क्या है, आउटडेटेड। कॉमन सेंस है भाई, आपको जहां प्रॉब्लम आएगी आप देखोगे ये 2 पॉइंट जरूर होंगे, रॉ मटेरियल प्रॉब्लम, मशीनरी प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम। ये 3 पॉइंट लिखो, 4 नंबर का था, 3 पॉइंट तो पहले आपके आ गए, ठीक है। तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना। गिव 3 रेमेडियल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम। गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे, अब देखो आपने प्रॉब्लम्स याद कर ली। प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम्स थी आपकी मशीनरी की, आपकी गुड्स की, आपकी रॉ मटेरियल्स की। आप बस उसी को क्या कर दो, ठीक कर दो, क्या कर दो, ठीक कर दो। कैसे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, न्यू एंड मॉडर्न मशीन्स, पुरानी मशीन है तो उसको बदल दो, प्रॉब्लम सॉल्व, नई मशीन ले आओ, ठीक है। अब क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉरेन सेटल, जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे क्या करना पड़ेगा, आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा, कि आपको ये देखना पड़ेगा कि हम उनको क्या क्या कर सके, उनको उनके साथ कंपीट कैसे कर सके, है ना। हम फिर रिसर्च प्रोग्राम लाना पड़ेगा। रिसर्च प्रोग्राम क्या लाओगे, रिसर्च प्रोग्राम लाओगे कैसे हम क्या कर सके कि इसका नया नया इस्तेमाल कर सके। जैसे जूट का भी इस्तेमाल क्या होने लगा, जूट के कारपेट्स बनने लगे, जूट बैग तुम लोग पहले से इस्तेमाल करते ही थे, ठीक है। बोरा वोरा जो है वो भी जूट का बना होता है। तो क्या होता है, एक तरीके से हम नए नए टेक्नोलॉजीज भी लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, आप एक काउंसिल बनाइए जो कि सरकार को क्या करे, एडवाइस करे कि भाई आपको जूट इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करना है। चलिए, व्हाट आर द रेमीडियल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें आप 3 4 बस 3 पॉइंट्स याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड, इंडिया ने ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड बनाया। फिर केवीआईसी बनाया ना, केवीआईसी हम लोग पढ़ चुके हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन पढ़ा था ना, आगे ही पढ़ा था केवीआईसी। केवीआईसी बनाया क्यों, ताकि आप खादी और वेरियस प्रोडक्ट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज को क्या कर सको, प्रमोट कर सको। फिर हैंडलूम बोर्ड बनाया, हैंडलूम बोर्ड बनाया ताकि क्या कर सके, हम जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनको भी क्या कर सके, आगे बढ़ सके, उनको आगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की। क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, लोन। अगर लोन नहीं प्रोवाइड करोगे तो कहां जाओगे पैसा लेने, आपको ही पता कहां जाओगे, लैंडलॉर्ड के पास जाओगे, है ना। तो वहां ना जाओ, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर क्या, गवर्नमेंट हैज रिजर्व सर्टेन प्रोडक्ट्स फॉर द हैंडलूम सेक्टर सो दैट कंपटीशन फ्रॉम द मिल मेड प्रोडक्ट्स मे बी अवॉइडेड। गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ
प्रोडक्ट्स को क्या किया, कहा कि भाई ये सिर्फ हैंडलूम इंडस्ट्री ही बनाएगी, ताकि उसको मशीन से ना बनाया जा सके, ताकि उसको जो कंपटीशन है उसको थोड़ा कम किया जा सके। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने एक और काम किया है, समझ गए। तो ऐसे 2-3 काम और हैं, जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाया ताकि लोगों को टेक्निकल नॉलेज मिल सके। अब एक और इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज लाख। ठीक है, आप लोग ने कभी सुना होगा, लाख एक एक तरीके का प्रोडक्ट है जो इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देखोगे आपकी मम्मी लोग जो हैं वो लोग क्या करती हैं, अपने गोल्ड के इक्विपमेंट को भारी करने के लिए भी उस लाख का इस्तेमाल करती हैं। ये एक तरीके का प्रोडक्ट है। लाख इज अ गम बेस्ड सब्सटेंस गैदर्ड फ्रॉम द ब्रांचेस सेवरल ट्रीज लाइक बनियान, सिसु, खायर। ठीक है, सिसु, सॉरी सिसु नॉट सिसु। ठीक है, पीपल, खैर। इसमें क्या होता है, एन इंसेक्ट नोन बाय द नेम ऑफ द लैकीफायर लैका ब्रीड्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ दीस ट्रीज एंड इजेक्ट अ सीक्रेशन फ्रॉम इट्स माउथ। This secretion, when dry, sticks to the branches and is collected from the forest dwellers. It is purified and turned to shellac or the seedlac, which is then raw material for the plastic, insulator, felt hat, सीलिंग वैक्स, पेंट, वार्निशेस। उसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया में कहाँ पे, कोलकाता, मिर्जापुर जो है, ये 2 इंपॉर्टेंट सेंटर हैं फॉर वेरिफिकेशन। लाख हम लोग क्या करते हैं, बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज, बाहर का पैसा भी मिलता है। अब हाउ इज सिल्क फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, बहुत ही सिंपल टॉपिक। ठीक है, आप लोगों को पता है सिल्क फाइबर कहाँ से निकाला जाता है, ककून से निकाला जाता है। ककून से मतलब उसमें जब सिल्क वॉर्म मर जाता है, फिर उस ककून को भिगोया जाता है, फिर उसमें से निकाल लिया जाता है, वही है। सिल्क फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम द ककून मेड बाय सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड ऑन मलबरी ट्रीज। याद रखिएगा, इससे एक मलबरी ट्रीज से ही एक सिल्क बनता है जिसको बोलते हैं मलबरी सिल्क। और भी 2-3 तरीके के सिल्क थे, कौन से, टसर, ईरी और कौन सा, बताइएगा। ठीक है, नाउ स्टेट 2 फैक्टर्स विच फेवर द सिल्क इंडस्ट्री इन कर्नाटका। भाई हम लोग ने पहला ही क्वेश्चन किया था, नहीं आता फिर से देखिए जाके पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन इसी चैप्टर, इसी सीरीज का। चलिए, अब गिव रीजंस। गिव रीजन की बात करें, रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या होते हैं आईसीसी में, वैसे भी अक्सर पूछ लिया जाता है, राइट। तो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखते हैं। अब एक सेकंड मुझे पानी पी लिया। अभी तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, अब आता है, व्हाई इज शुगर इंडस्ट्री हाईली डिस्पर्स्ड इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो शुगर इंडस्ट्री है इतनी हाईली डिस्पर्स्ड क्यों, नहीं फैली हुई क्यों। बहुत ही सिंपल आंसर भाई, क्योंकि शुगर केन क्या है, वाइडली कल्टीवेटेड है, इंडिया के बहुत बड़े एरिया में कल्टीवेट हो रहा है। तो जहां पे कल्टीवेशन हो रहा है कहीं ना कहीं शुगर इंडस्ट्री लगा दी जाती है। मान लो आप गए और वहां पे आपने देखा कि भाई बहुत ज्यादा शुगर लगाया जा रहा है, आपके पास पैसा, आपने क्या किया, शुगर मिल लगवा दी। तो ये एक है कि इंडिया में शुगर केन बहुत ही वाइडली कल्टीवेट होगा, तो आपको वाइडली उसकी इंडस्ट्रीज भी दिखेंगी, हर जगह दिख जाएंगी। फिर क्या है, वाई इज इट नेसेसरी टू क्रश शुगर केन विद इन 24 आवर्स ऑफ हार्वेस्टिंग। देखिए वही चीज आ गई, इसमें क्या बोल रहे थे कि भाई हम तो 1 हफ्ता 10 दिन बता रहे थे, तो 24 घंटे की बात हो रही है। हार्वेस्टिंग काटने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 24 घंटे के बाद उसके सुक्रोज कंटेंट, सुक्रोज कंटेंट का मतलब होता है शुगर कंटेंट। केमिस्ट्री में आप लोगों ने शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज पढ़ा होगा। तो सुक्रोज क्या करता है, उसका कंटेंट धीरे धीरे कम होने लगता है, अब उसका मीठापन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। गिव रीजन फॉर द रिसेंट ग्रोथ ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन साउथ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 3 पॉइंट्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ नया है क्या, देखते हैं। पहली बात क्या है, प्लेंटी ऑफ वाटर साउथ इंडिया में, हमको पता है हैवी रेनफॉल होती है, देयर इज नो फ्रॉस्ट, कोई फ्रॉस्ट नहीं है, कोई वाटर लॉगिंग नहीं होगी। ठीक है, ब्लैक और रेगुलर सॉइल जो है वो याद रखिए, ब्लैक सॉइल जो है आपकी कॉटन सॉइल तो है ही है, और एक और सॉइल कौन सी है, ये आपकी शुगर केन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें शुगर केन भी आराम से हो जाएगा। यहाँ का क्रशिंग सीजन लॉन्गर है, क्रशिंग सीजन क्या होता है ये भी बता चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और मिल जो है वो नियर ही प्लांटेशन है, मतलब जो आपकी फैक्ट्रीज होंगी तो जहां प्लांटेशन हो रहा है उसी के पास में, तो आप आराम से क्या करोगे, प्लांटेशन वहां से काटा, हार्वेस्टिंग की, और आपने सीधे मिल या फैक्ट्री में लाके दे दिया, क्रश हो जाएगा। अब गिव रीजन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपकी शुगर इंडस्ट्रीज क्यों हैं, आप देखोगे कि आपने पढ़ा था ना, आई थिंक लास्ट 15-20 मिनट पहले एक क्वेश्चन आया होगा जिसमें आपने पढ़ा होगा कि बिहार और यूपी मिल के 40% ऑफ शुगर बना रही है देश का, राइट। तो आप देखोगे शुगर इंडस्ट्री जो है वो यूपी में क्यों है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। शुगर केन में बहुत, सॉरी यूपी में बहुत शुगर केन उगाया जाता है, राइट। शुगर केन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा यूपी में उगाया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश लाइज द शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज द लार्ज एरिया ऑफ द फर्टाइल एलुवियल सॉइल। इंडिया के पास, यूपी के पास बहुत फर्टाइल सॉइल है। फिर क्या है,
वेल मेंटेन्ड रोड्स एंड गुड कनेक्टिविटी ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मतलब आपको रेल नेटवर्क भी अच्छा मिल जाएगा, आपको रोड्स भी अच्छी मिल जाएंगी। अब तो कई सारे एक्सप्रेसवेज भी बन गए, तो आप क्या करोगे, यूपी के एक कोने में उगाओ, अब दूसरे कोने में भी होगे तो आप 3-4 घंटे में पहुंच जाओगे, 5-6 घंटे में आप आराम से पहुंच जाओगे इन एक्सप्रेसवेज के थ्रू। तो क्या होगा, आपकी शुगर इंडस्ट्री वैसे ही बूस्ट हो जाएगी। क्यों बूस्ट हो जाएगी भाई, एक्सप्रेसवे बन गए, एक्सप्रेसवे के किनारे आप चढ़े, आप जहां पे आपको बेचना है, आप आई थिंक बहुत दूर इंडस्ट्रीज भी नहीं होंगी, 50-60 किलोमीटर होंगी, आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे आराम से, दिया हो जाके। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अनसेटिस्फैक्टरी लोकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार? पहली चीज क्या है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विच आर नॉट आइडियल फॉर ग्रोइंग ऑफ शुगर केन। देखो अगर पूछा जाए कि साउथ में, जब ये क्वेश्चन अलग पूछा जाएगा, देखो यूपी में प्रोडक्शन तो हो रहा है, अब अगर हम ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन देखें तो दोनों क्या है, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, है ना, कि भाई उत्तर प्रदेश में एक तो शुगर केन आप पढ़ा रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि ऐसा क्या है कि अनसेटिस्फैक्टरी है, मतलब कि वो लेवल नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि भाई ट्रॉपिकल रीजन जरूरी है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, याद रखिएगा, ट्रॉपिकल रीजन में एक और चीज क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में आपको टेम्परेचर हाई मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है, बारिश मिलेगी, और तो और आपको फ्रॉस्ट नहीं मिलेगा, फ्रॉस्ट, वो जो ठंडियों में आता है ना, वो जो अब जम जाएगा पानी, ठीक है, वो फ्रॉस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, वो सोर्स जो होती है, तो उससे क्या होगा, आपका शुगर केन अच्छा होगा, ठीक है। प्लस इस वजह से क्या होगा, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से। ये आंसर आप तब लिखेंगे जब आपको क्वेश्चन आए कि वाई इट इज अनसेटिस्फैक्टरी लोकेशन ऑफ शुगर इन यूपी एंड बिहार बट सेटिस्फैक्टरी इन कर्नाटका या आंध्रा, तब आप आंसर ये लिखोगे कि भाई यूपी बिहार में जो है आपका जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होगा, या फिर टेम्परेट क्लाइमेट में क्या होगा कि भाई एक तो क्रशिंग सीजन कम होगा तो ठंडक आ जाएगी, दूसरी चीज क्या है, आपको वहां फ्रॉस्ट पड़ेगा, वो दिक्कत करेगा। साउथ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हमेशा टेम्परेचर हाई रहना है, तो ये अच्छी प्रॉब्लम। यहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन एक और बना सकते हैं, वाई यूपी बिहार स्टेट क्रिएट प्रॉब्लम इन द शुगर इंडस्ट्री। अरे भाई वही चीज है, दिस क्रिएट प्रॉब्लम अल्टीमेट प्राइस ऑफ शुगर, कुछ नहीं है ऐसा। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द लोकलाइजेशन शुगर इंडस्ट्री इन बिहार, फिर वही चीज कि भाई क्यों ऐसा है कि वहां पे है, तो फिर वही क्वेश्चन आ गया क्या, क्योंकि भाई आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, आपको शुगर केन प्रोडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि वो जो बेल्ट होगी जहाँ शुगर केन होता है वो यूपी बिहार से होते हुए जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे स्किल्ड लेबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, आपको कानपुर इज द चीफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मार्केटिंग सेंटर फॉर द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। अब कानपुर, आपको पता है कानपुर क्या है, एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, आपकी पूरी इंडस्ट्री को पूरे इंडिया में क्या करेगा, सॉरी आपके पूरे शुगर को पूरे इंडिया से में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि कानपुर जो है वो इंडस्ट्रियल हब है, वहां से पूरे इंडिया में क्या चली जाती है, शुगर चली जाती है। चलिए, अब वाई शुगर इंडस्ट्री कंसिडर द मेजर एग्रो इंडस्ट्री। अब देखो, आप देखोगे कि शुगर इंडस्ट्री पे बहुत क्वेश्चन आए, तो क्यों आए, क्योंकि हम लोग ने इसीलिए दिए ही हैं क्योंकि आपकी शुगर इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। याद रखिएगा, शुगर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री एम्प्लॉयज 3 to 25 lakh of workers, provide direct employment and 25 million cultivators of sugar cane, ठीक है। अब देखिए क्यों बोला जाता है कि भाई मेजर एग्रो इंडस्ट्री है शुगर की इंडस्ट्री, क्योंकि आप देख रहे हो कितने लोग काम कर रहे हैं, 3 से 25 लाख लोग काम कर रहे हैं, प्लस 25 मिलियन लोग जो है वो शुगर केन उगा रहे हैं। मतलब आप सोचो 3 से 25 लाख ये, फिर 25 मिलियन ये सब मिला के किसके ऊपर डिपेंडेंट है, शुगर इंडस्ट्री पे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो अब इसका क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, कितना 13,500 मिलियन जो रुपए है वो इन्वेस्ट हो रखा है किसमें, इसी मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं शुगर इंडस्ट्री। याद रखिएगा कि जो मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है। फिर क्या है, कॉटन इज एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया बट इट शेयर इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन इज लेस देन 10%। मतलब इंडिया में देखा जाए तो कॉटन प्रोडक्शन क्या है, बहुत हाई है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई इसको इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप भी बोल रहे हैं। मगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में इंडिया की कॉटन की क्या मतलब अहमियत है, तो वो सिर्फ 10% है। ऐसा क्यों, क्योंकि इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड बट इट शेयर इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन इज लेस बिकॉज ऑफ द लो यील्ड पर हेक्टेयर। मेन पॉइंट तो ये है, लो यील्ड पर हेक्टेयर। याद रखिएगा लो यील्ड पर हेक्टेयर क्या होता है, ये हम लोग ने एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा है। एक सेकंड में समझ लीजिए कि एक हेक्टेयर एरिया जो है, एक हेक्टेयर एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसी को यील्ड बोलते हैं। हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर का मतलब सिंपल होता है एक ऐसा स्क्वायर जो 10,000 मीटर
10,000 मीटर चौड़ा हो, उसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है क्या, 1 हेक्टेयर। चलो, वाई इज कॉल्ड कानपुर कॉल्ड मैनचेस्टर नॉर्थ इंडिया, ये तो हम लोगों ने पहले बोला था। कानपुर क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको कॉटन टेक्सटाइल मिलेंगी, बहुत पुरानी पुरानी जो इंडस्ट्रीज हैं यहीं पे लगी हुई हैं। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी जो लगी थी वो सब यहीं लगी हुई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। और मैनचेस्टर कहाँ पे है, यूके, यूनाइटेड किंगडम में है, लंदन में है। और वो किसके लिए फेमस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। तो जो वहां पर टेक्सटाइल के लिए फेमस है, तो उसी के नाम से हमने क्या कर दिया, कानपुर का नाम भी मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बोल दिया। ठीक है, अहमदाबाद इज नॉट अ पोर्ट सिटी येट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अहमदाबाद जो है वो आपका पोर्ट सिटी तो नहीं है, ठीक है, मगर उसके बावजूद वो क्या एक इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर क्यों है, बिकॉज अहमदाबाद जो है वो कॉटन ग्रोइंग एरिया के बहुत ही पास में पाया जाता है। कौन कौन सा, खानदेश, बेरार, वारधा, वर्धा, ये सारी एरियाज जो है ये कॉटन प्रोड्यूस करती हैं और अहमदाबाद के पास में है। तो क्या होता है, वहां पर इंडस्ट्रीज लग गई, तो वहां पे क्योंकि आपको वहां पे एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, चीप लेबर और चीप पावर मिल जाएगी, तो इससे क्या होगा कि आप बढ़िया वहां पे इंडस्ट्री लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, आएगा। ठीक है, वाई इज कोलकाता इंपॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग सेंटर। अरे बहुत ही सिंपल है यार, आप लोग पढ़ा है कॉटन टेक्सटाइल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी पहली बात बिजली, पानी, ये सब इंपॉर्टेंट है, कोल इंपॉर्टेंट है, सब मिल रहा है आपको यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सफिशिएंट पावर सप्लाई मिल रही है ना, सफिशिएंट पावर सप्लाई मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, झरिया रानीगंज कोल फील्ड से आपको क्या मिल रहा है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ठीक है, इट हैज अबेंडेंट कैपिटल सप्लाई, कोलकाता में बहुत पैसा लगाया होगा, इन एक्सपेंसिव लेबर, आपको जो लेबर है वो बहुत सस्ते मिल जाएंगे। देखिए, आप देखेंगे जो पॉइंट आप जूट में पढ़ोगे, जो पॉइंट आप कॉटन में पढ़ोगे, जो पॉइंट आप शुगर केन में पढ़ोगे, कॉमन से हैं सारे, प्रॉब्लम्स भी सबकी कॉमन है, ओल्ड मशीनरी, अनएम्प्लॉयड, सॉरी अनस्किल्ड लेबर, मतलब प्रॉब्लम्स भी सबकी सेम है। और आप देखोगे कि इंपॉर्टेंस क्या, जरूरत क्या है, वो भी सबकी सेम है, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, अब देखोगे अगर आपने ये 2-3 बार देखा, आप खुद ही पॉइंट आउट कर लोगे कि आंसर कैसा बनना है। ठीक है, नाउ गिव टू रीजन व्हाई तमिलनाडु प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अब भाई हम लोगों ने साउथ का पढ़ लिया, तमिलनाडु में कॉटन टेक्सटाइल क्यों होती है, पहली चीज क्या, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ यार्न टू मीट द नीड ऑफ द हैंडलूम वीवर्स। क्या होता है वो, आप वहां पे तमिलनाडु में आप देखोगे हैंडलूम वीवर्स बहुत है, मतलब जो हाथों से बनाते हैं ना, जो जिसको खादी बोलते हैं वो बहुत है। इट हैज प्रॉक्सिमिटी टू द वास्ट लोकल मार्केट। याद रखो, साउथ के लोग पहली बात क्या, धोती पहनते हैं ना, धोती भी पहनते, वो क्या खादी की, कॉटन की होती, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा चलेगा। ठीक है, और वहां पे चीप स्किल्ड लेबर, सॉरी चीप स्किल्ड लेबर भी बहुत मिल जाएगा आपको तमिलनाडु। What makes the khadi and handloom sector of textile very important even in the modern large scale industry area? ऐसा क्यों है, ये देखिए, ये 4 क्वेश्चन बन रहे हैं इससे, और इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड में उठा के पकड़ा दिया जाएगा और आंसर सबका सेम है। समझ रहे, ये बोल रहे हैं कि भाई आज के मॉडर्न टाइम में जब इतनी मशीन्स हैं, तो क्यों खादी और हैंडलूम इंडस्ट्री अभी भी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, पहली चीज क्या, इट इज एन वाइड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयज 10 मिलियन ऑफ पीपल। 10 मिलियन पीपल क्या कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसलिए क्या करती है, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं सॉल्व कर रही है, तो इसलिए क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आज के मशीन के टाइम में भी। सिल्क इंडस्ट्री कैन बी कंसिडर्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्यों होती है ये आप लोग पढ़ चुके हो। गिव टू रीजन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड एंड हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, नहीं चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो सेकंड हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर इट ऑल्सो मेक द 4 डिस्टिंक्ट वैरायटी, आपको पता है मलबरी, एरी, टसर एंड मुगा, ये 4 वैरायटी ऑफ सिल्क है जो इंडिया प्रोड्यूस करता है ना। फिर तो सिल्क हैंडलूम इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट ऑफ मैसूर, क्यों, क्योंकि भाई वहां का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही फेवरेबल है। ठीक, किसके लिए, सिल्क वॉर्म के लिए, क्योंकि एक तो पहली बात सॉफ्ट वाटर मिलेगा आपको, फिर आयरन, ऐसा सॉल्ट वाटर मिलेगा जिसमें आयरन और ये अल्कलाइन सॉल्ट वॉल्ट कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा वाटर जो प्योर फॉर्म में। ठीक है, अब सेरिकल्चर फ्लरिश इन कर्नाटका, सेरिकल्चर आपको पता है किसके लिए फेमस है, इसी तरह क्वेश्चन घुमाएगा, और कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन तो सेम ही है। अब हम लोग ने पहला ही क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में पढ़ा था कि भाई देखिए सिल्क जो है वो कर्नाटक में प्रोड्यूस होता है, अब यहाँ पे क्या कर दिया, घुमा दिया, सिल्क के प्रोडक्शन का नाम ले लिया, सिल्क के प्रोडक्शन को सेरिकल्चर बोलते हैं, तो उन्होंने बोल दिया
सेरिकल्चर फ्लरिश इन कर्नाटका। बात वही है, आंसर वही है जो हम लोग पहले पॉइंट में पढ़ा था, ठीक है, आप लोगों को याद हो गया होगा ना। वाई द वुलन इंडस्ट्री नॉट एज वेल एज डेवलप्ड एज द कॉटन इंडस्ट्री। पहली बात, क्यों इतनी डेवलप नहीं है? बहुत सिंपल चीज, क्या है, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री, भाई इतनी गर्मी होती है, हम लोग को इतना स्वेटर टाइम के लिए चाहिए ही नहीं, तो हमारी इंडस्ट्री नहीं डेवलप होगी नहीं, ठीक है। तो वही चीज है कि हमारे को वुलन क्या चाहिए, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए चाहिए भाई, तो ये एक प्रॉब्लम है। वही चीज होगी कि वुलन इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप्ड है, तो पहली चीज क्या है कि नॉर्थन इंडिया में जहाँ पे विंटर्स होती है वहीं को चाहिए। इंडिया के साउथ में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ पे तो भाई विंटर्स पड़ती नहीं, तो इनको तो स्वेटर चाहिए ही नहीं, है ना, कुछ नहीं चाहिए ठंडक में, तो एक प्रॉब्लम है। लोकल वूल इज पुअर क्वालिटी, इंडिया का जो लोकल वूल है वो पुअर क्वालिटी का है, इसलिए हम क्या करते हैं, वूल को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। गिव टू रीजन वाई पंजाब है तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वुलन टेक्सटाइल। बहुत सिंपल, क्या है, पहली बात क्या है, रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है वहां पंजाब के पास, वहां पे वूल मिल जाएगा आपको अच्छा, प्लस उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी चाहिए, वो भी आपको क्या मिल जाएगा, भाखड़ा नंगल डैम से प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और वहां पे क्या होता है, डिमांड हाई है, क्यों, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, हाई सीवियर विंटर्स पड़ते, ठंडी पड़ती है, भले कुछ टाइम के लिए पड़े मगर ठंडी पड़ती है, तो वहां पे अच्छे डेवलप है। अब गिव टू रीजन वाई जूट इंडस्ट्री थ्राइव्स इन वेस्ट बंगाल। ये चैप्टर, ये हम लोग ने क्या किया है, ऊपर भी पढ़ा है, ये हम लोग ने एग्रीकल्चर में भी डिस्कस किया है, तो मुझे तो लगता है ये आपको आ ही गया होगा। तो अगर नहीं आया है तो ये आपकी गलती है, आप लोग ने वो वाली वीडियो भी सही से नहीं पढ़ी और ऊपर भी नहीं सही से पढ़े, ठीक है, तो आप फिर से देखिए जाके वो, क्यों, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ डिफ्रेंशिएशन भी आता है, जैसे बेसिक इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है, ऑन विच, बेसिक इंडस्ट्री वो होती है जिसमें बाकी इंडस्ट्रीज क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, उसको बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है। और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री दोज इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर कंजम्पशन, ठीक है। एक तरीके से बोले बेसिक इंडस्ट्री क्या हो गया, जैसे मान लें आयरन, आयरन क्या है, बेसिक इंडस्ट्री, क्यों, क्योंकि बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई और आपकी स्टील इंडस्ट्री हो गई, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसी आयरन पे डिपेंडेंट है। सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, भाई सीमेंट इंडस्ट्री क्या होगा, पूरे इंडिया में कहीं पे भी कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा कोई भी इंडस्ट्री में, तो आपको भाई सीमेंट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। स्टील हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ये सब क्या, ये सब बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, अगर ये सब नहीं होगी तो बाकी इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, काम ही नहीं कर पाएंगे, तो इसको बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेसिक इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए, तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज क्या होती है, हैवी इंडस्ट्रीज क्या होगी, ये वो रिक्वायर्स हैवी मशीनरी, नाम से पता चल रहा है, जिनको हैवी मशीनरीज की जरूरत होगी। लाइट इंडस्ट्री जिनको रॉ मटेरियल क्या होगा, बहुत ही हल्का चाहिए होगा। हैवी इंडस्ट्रीज में जो स्किल्ड वर्कर्स होंगे वो चाहिए होंगे, इसमें क्या होंगे, कम वर्कर्स का इस्तेमाल होता है। हैवी इंडस्ट्रीज नाम से पता चल रहा है, जब इसमें बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी तो उसमें पैसा भी बहुत लगेगा, इसमें कम पैसा लगेगा। अब देख रहे हो, बिल्कुल सेम, जैसा नाम वैसा काम। फिनिश प्रोडक्ट्स आर हैवी इन वेट, हैवी इंडस्ट्रीज के याद रखिएगा, जो रॉ मटेरियल होंगे, फिनिश प्रोडक्ट होंगे, सब हैवी होंगे, मगर जो लाइट ये होगी इंडस्ट्रीज में, लाइट लाइट प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपका ड्रग्स हो गया, फार्मेसीज हो गया ना, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहे हो, आयरन स्टील हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, सब क्या भारी है। चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट ये है क्या, एक तरीके से क्या, नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज विच कम अंडर एग्रो इंडस्ट्रीज, ये आप लोगों को पता ही है, आप लोग देख सकते हैं कौन सी, कॉटन हो गई, ठीक है, विलेज हो गई, गुड़ हो गई, खंडसरी हो गई, खंडसरी क्या होती है, खांड एक शुगर होती है ना, राइट, वो हो गया। फिर सोप मेकिंग, नॉन एडिबल ऑयल्स, ये सब क्या है। नेम द लीडिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया की बात करें, वही कॉटन इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री, वही चीज हम लोग पढ़ चुके हैं सब, ये तो एक तरीके का रिविजन है, उस रिविजन का भी रिविजन। नेम 3 टाइप्स ऑफ बाय प्रोडक्ट शुगर इंडस्ट्री, कौन कौन से बाय प्रोडक्ट है, मोलासेस फॉर फर्टिलाइजर, बेगैसी फॉर पेपर इंडस्ट्री एंड प्रेस मेड फॉर मेकिंग वैक्स, ये 3 क्या है आपके बाय प्रोडक्ट्स हो गए। नेम द टाइप ऑफ शुगर मेड फ्रॉम शुगर केन जूस, क्या हो क्या, पहला बात तो आपका शुगर गुड़ बन रही होगी, फिर खंडसरी बन रही होगी। खंडसरी क्या है, एक तरीके से क्या है, अनरिफाइंड अनरिफाइंड शुगर, ठीक है। नेम द सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, सबसे सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। नेम द स्टेट प्रोड्यूसिंग शुगर एंड द नेम द चीफ सेंटर्स इन ईच स्टेट। अब बात करें तो क्या कि चीफ सेंटर्स ऑफ शुगर केन की बात करें तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में कहाँ है, गोरखपुर हो गया, सहारनपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है। बिहार में कहाँ है, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, ऐसे और भी स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब हो गया, अमृतसर में हो गया, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कहा, मुर्शिदाबाद में हो गया, ठीक है, समझ गए। नेम टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो विच यूजेस एनिमल फाइबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, सिल्क इंडस्ट्री और वुलन इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो एनिमल फाइबर पे काम करती हैं। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द इंडस्ट्रीज विच यूजेस एनिमल फाइबर, या व्हाट आर द एनिमल फाइबर इंडस्ट्रीज, सेम आंसर, सबका सेम आंसर, सिल्क इंडस्ट्री और वुलन इंडस्ट्री।
नेम द मेजर सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, आपको भी पता है यूपी में कहाँ पे, कानपुर में, पंजाब में कहाँ, फगवाड़ा में, हरियाणा में कहाँ, हिसार में, गुजरात में अहमदाबाद सबसे इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में कोयम्बतूर। हर जगह का एक एक याद कर लो, एग्जाम में आएगा मैप में तो आप बना लोगे। ठीक है, फिर हम लोग मैप मेकिंग वैसे भी करेंगे। नेम द कॉटन इंडस्ट्री एसोसिएटेड विद लुधियाना एंड हैदराबाद। लुधियाना में क्या होता है, स्पोर्ट्स गुड होते हैं, हैदराबाद में क्या है, बिड्री वेयर। ठीक है, नेम इंपॉर्टेंट सिटीज नोटेड फॉर द सिल्क, आपको पता कौन सी, बैंगलोर। बैंगलोर कहाँ पे, कर्नाटका। ठीक है, नेम द स्टेट विच आर फेमस फॉर सिल्क प्रोडक्शन। रॉ सिल्क इज प्रोड्यूस बाय बंगाल, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब वही वही क्वेश्चन है जो ऊपर हम लोग वापस से रिपीट कर चुके हैं। नेम द सिटीज विच आर इंटरनेशनली फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग सिल्क, कहाँ कहाँ पे, कश्मीर, वाराणसी, मैसूर, ये हो गया। नेम टू इंपॉर्टेंट सिल्क वीविंग सेंटर्स, वीविंग सेंटर्स कहाँ पे, कर्नाटका में, बैंगलोर और मैसूर, हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज पहले भी। ठीक है, नेम टू टाइप्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया। टू नहीं, आपको ही पता है, मलबरी है, नॉन मलबरी। नॉन मलबरी कौन कौन सी है, टसर, ईरी और मुगा। अब वुलन इंडस्ट्री के सेंटर कहाँ है, आपको भी पता, कश्मीर में होगा श्रीनगर, पंजाब में अमृतसर, राजस्थान में जयपुर, उत्तर प्रदेश में आगरा कानपुर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर। ठीक है, ये हो गए, एक एक सबके याद कर लीजिए बस। विद द रेफरेंस ऑफ जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री आपको भी पता कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ कोलकाता। नेम टू मेजर जूट प्रोडक्ट्स, कारपेट्स एंड रग्स एंड सैक्स। उससे क्या होता है, पेपर बन जाता है। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज खत्म हो गया, है ना। अब एक दो चैप्टर्स और बचे होंगे, उससे आपका क्या होगा, ज्योग्राफी का पूरे आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज खत्म हो गई होगी। ठीक है।